द स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंड ऑफ ड्रैगन बॉल। चैप्टर 1 सैया एक्सिया। अनुवादक डीएम। प्रकाश के नामोनिशान के बिना विशाल अंधकार में शियाया को नहीं पता कि वह यहाँ कब से है, 1 साल, 2 साल या उससे भी ज्यादा। उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था। यहाँ पहुंचने के बाद से वह इस अनंत अंतरिक्ष में लक्ष्यहीन होकर भटक रहा है। उसकी आंखों के सामने चमकीली या अंधेरी रोशनियों का एक छोटा समूह चमक रहा था। जियाया ने बड़े प्रयास से उन प्रकाश समूहों के पास पहुंचा, लेकिन जब भी वह उनके पास जाता, वे जल्दी से अंधेरे में गायब हो जाते। वह नहीं जानता था कि वह प्रकाश समूहों का पीछा क्यों कर रहा था, वह तो बस सहज रूप से अंधकार से शीघ्रता से निकलना चाहता था। शियाया अपने पिछले जन्म में एक साधारण दफ्तर कर्मचारी था। हर रोज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वह भी बाकी लोगों की तरह शहर में भागदौड़ करता रहता था। उस दिन उसने हमेशा की तरह अपना काम निपटाया। बाजार से गुजरते हुए वह शाम को खाने के लिए कुछ खरीदना चाहता था, लेकिन उस समय निर्माणाधीन प्रबलित कांच का एक टुकड़ा ऊंचाई से गिरकर उसके ऊपर आ गिरा। वह वहीं बेहोश हो गया और मर गया। जब वह जागा तो उसने स्वयं को एक अजीब अंधेरी जगह पर पाया। शियाया को भी आमतौर पर उपन्यास पढ़ना पसंद है, इसलिए वह बहुत पहले ही नायक की अजीब मुठभेड़ों से अवगत हो चुका था। इसलिए जब उसने खुद को अचानक इस विशाल अंधेरे स्थान में पाया तो उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और यहाँ तक कि उसके दिल में कुछ उत्साह भी उमड़ता हुआ महसूस किया। क्या ऐसा है कि चीजें बेहतर के लिए बदल गई हैं और वह पौराणिक अराजक युग में आ गया है? तो अगले पैटर्न के अनुसार क्या उसे पंगु से नहीं मिलना चाहिए, उसकी सुरक्षा में नहीं आना चाहिए, और फिर जब भी वह भगवान को देखता तो वह भगवान को मार देता, बुद्ध को देखता तो वह बुद्ध को मार देता? लेकिन बीतते समय ने शियाया को यह बता दिया कि उपन्यास एक घोटाला है। उसने न केवल महान विशेषज्ञ का सामना किया और खजाना हासिल किया, बल्कि प्रकाश का एक निशान भी नहीं देखा। धीरे धीरे शियाया को उसकी दुर्दशा समझ में आ गई। यहाँ कोई पौराणिक ईश्वरीय खजाना नहीं है, केवल अनंत अराजकता है। यह बस एक काला पिंजरा है जिसमें कोई आशा नहीं है, और दुर्भाग्य से उसे मजबूती से अंदर बंद कर दिया गया है। वह यह नहीं जानता था कि वह कब बच पाएगा, इसलिए वह अचानक बहुत उदास हो गया। समय गिनते हुए नया प्रकाश समूह उभरने वाला है। इस बार कड़ी मेहनत करनी होगी और निश्चित रूप से यहाँ से भागना होगा। जियाया ने खुद को जोरदार तरीके से प्रोत्साहित किया और फिर अंधेरे में आगे देखा। अचानक एक चमकदार रोशनी दिखाई दी और फिर धीरे धीरे बड़ी हो गई। यह एक बहुत बड़ी प्रकाश गेंद थी। जियाया को यकीन था कि उसने कभी इतनी बड़ी और चमकदार प्रकाश गेंद नहीं देखी थी। एक बहुत बड़ी लाइट बॉल। अगर मैं इस पर भरोसा करके जाना चाहता हूं तो मुझे पूरी ताकत लगानी होगी। अपने दांत पीसते हुए शियाया ने अपने सभी कौशल का इस्तेमाल किया और उस सुपर बड़े प्रकाश समूह के टुकड़े की ओर तैरने लगा। चुभने वाली हवाएं उसके शरीर को चुभ रही थीं। उसकी आत्मा की गहराई से आ रहा दर्द उसे लगातार सता रहा था, लेकिन उसने अपने दांतों को मजबूती से पकड़ रखा था और आगे बढ़ता रहा। लगभग पहुंच ही गए हैं, जल्द ही पहुंच सकेंगे। जियाया ने मुड़े हुए चेहरे के साथ सामने की ओर घूर कर देखा। उसकी दोनों आंखें चमक के साथ उसके अडिग दृढ़ संकल्प को दर्शा रही थीं। धीरे धीरे तेज हवाओं को झेलते हुए वह आगे के प्रकाश समूह की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह निकट पहुंचा, उसने पाया कि आगे का प्रकाश समूह असामान्य रूप से बड़ा था। उसके सामने वह एक छोटी चींटी के समान दिखाई दे रहा था। हाँ, आखिरकार मैं इस घिनौनी जगह को छोड़ सकता हूं। जियाया ने अपने चेहरे पर एक उत्साहित भाव प्रकट किया और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही उसने प्रकाश केंद्र के साथ संपर्क किया, ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में तीव्र विद्युत प्रवाह प्रवाहित हो रहा हो, और अचानक वह प्रकाश केंद्र की सतह द्वारा अवशोषित हो गया। तीव्र दर्द ने उसकी आत्मा को जला दिया। साथ ही अंधेरे में धूसर हवा की धाराएं भी शियाया की ओर बह रही थीं और उसके अंदर बह रही थीं। उसके दिल में 2 तीव्र दर्द बह रहे थे। शियाया का चेहरा विकृत हो गया और वह दर्द बर्दाश्त न कर पाने के कारण बेहोश हो गया। हालांकि जियाया को यह नहीं पता था कि उसके बेहोश होने के ठीक बाद 2 ग्रे और शक्तिशाली ऊर्जाएं उसकी आत्मा को छांटते हुए एकत्रित होने लगीं, जिससे कि उसकी आत्मा थोड़े समय में तेजी से मजबूत हो गई और फिर जियाया पूरी तरह से गायब हो गया। वह विशाल प्रकाश समूह में चूसा गया। धूसर अंधकार में अंतरिक्ष ने पुनः अपनी शांति स्थापित कर ली। केवल कभी कभी चमकते हुए प्रकाश बिंदु समय समय पर पतली हवा से प्रकट होते और एक चमक में गायब हो जाते। ग्रह वनस्पति शिशु प्रशिक्षण कक्ष। यह एक अत्यधिक तकनीकी स्थान है जहां सभी नए साईं बच्चे कुछ समय बिताएंगे। उसके बाद उन्हें उनकी छिपी प्रतिभा के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए विभिन्न ग्रहों पर भेजा जाएगा। इस स्थान के महत्व के कारण राजा वेजेटा ने रक्षा के लिए बड़ी संख्या में सेना भेजने में संकोच नहीं किया, जबकि निगरानी के लिए ग्रह वेजेटा पर सबसे उन्नत कंप्यूटर की व्यवस्था की। अचानक शिशु प्रशिक्षण कक्ष में एक बिस्तर पर हल्की हलचल हुई और कंप्यूटर ने एक अजीब ऊर्जा का पता लगाया। अचानक अलार्म की भनभनाहट शुरू हो गई। क्या हुआ? मध्यम आयु वर्ग का साईयान, जो बच्चे के कमरे की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था, अलार्म सुनकर दौड़ा और एक तरफ खड़े एलियन से पूछा। मगरमच्छ के मुंह वाले कई बुजुर्ग एलियंस ने तुरंत कंप्यूटर की जांच की और फिर उस बिस्तर के सामने भागे जो अलार्म जारी कर रहा था। उन्होंने ऊपर बताए गए डेटा को ध्यान से जांचते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, शायद ट्रेनिंग केबिन में डेटा टेस्टिंग में थोड़ी समस्या थी जिसके कारण कंप्यूटर ने गलती से अलार्म की सूचना दे दी, क्योंकि नया ट्रेनिंग रूम बिल्कुल ठीक है। हे भगवान, आपके दादा स्टार की तकनीक विश्वसनीय नहीं है, फिर भी बच्चे को नई तकनीक देने की जल्दी नहीं है। किनारे पर खड़े मध्यम आयु वर्ग के साईं ने उन एलियंस का उपहास किया और उन्हें जल्दी काम करने के लिए डांटा और फिर अपनी बाह लहराई और अकड़ते हुए चला गया।
दादा स्टार के कई एलियंस ने एक दूसरे की ओर देखा और असहायता से अपना सिर हिलाया। अग्रणी एलियन ने ऊंची आवाज में कहा, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से प्रशिक्षण केबिन को बदल दें, अगर साईं भड़क गए तो हमें खाने में मुश्किल होगी। जब दादा स्टार के बाकी लोगों ने उसे सुना तो वे कांप उठे और फिर एक नए प्रशिक्षण बिस्तर पर जाने के लिए दौड़ पड़े। साईं शिशु को स्थानांतरित करने के बाद वे सावधानीपूर्वक शिशु प्रशिक्षण कक्ष से बाहर चले गए और बच्चे के सभी डेटा की निगरानी करना जारी रखा, थोड़ा भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। यह कमजोरों की त्रासदी है। ब्रह्मांडीय सभ्यता में दादा स्टार लोगों की ताकत कमजोर है। जब उनकी मां स्टार को साईं लोगों ने जीत लिया तो उसे उसके उत्कृष्ट विज्ञान और तकनीक के कारण नष्ट नहीं किया गया। इसके बजाय उसे नए साईं बच्चों की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया गया। दादा स्टार दबंग और क्रूर साईं का सामना करने के बाद एक कमजोर लेकिन आक्रमणकारी स्टार के रूप में बहुत भाग्यशाली था। जैसा कि साईं बेकार ग्रहों के सभी आदिवासियों को खत्म कर देते हैं और फिर अपने ग्रह को फिर से बेच देते हैं। वहां तैनात साईयान और दादा स्टार लोगों के जाने के तुरंत बाद जिस साईयान बच्चे का प्रशिक्षण कक्ष बदल दिया गया था, उसने अपनी आंखें खोली। उसकी अपरिपक्व आंखें अविश्वसनीय चमक से चमक रही थीं। यहां अचानक वेजिटा स्टार है, मैं वास्तव में एक साईयान शिशु बन गया। शियाया ने आश्चर्य से सोचा। उसने नहीं सोचा था कि बड़ी रोशनी वाली गेंद से गुजरकर अंधेरे स्थान को छोड़ने के बाद वह ड्रैगन बॉल की दुनिया में प्रवेश करेगा और एक सायान के रूप में पुनर्जन्म भी लेगा। इससे भी अधिक अजीब बात यह है कि वह वास्तव में इन एलियंस की भाषा समझ सकता था। मुझे नहीं पता कि यह कौन सा साल है। कहानी की शुरुआत से कितने साल बाद, यही वह बात है जो जियाया सबसे ज्यादा जानना चाहती है। हालांकि चूंकि ग्रह वनस्पति अभी तक नष्ट नहीं हुआ है, कम से कम कथानक अभी तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसके दिल में तात्कालिकता की एक मजबूत भावना आई। ड्रैगन बॉल वर्ल्ड, यहाँ शक्तिशाली लोग सितारों को इकट्ठा करते हैं और चंद्रमाओं को तोड़ते हैं। वे अक्सर ग्रहों को नष्ट करने की भयानक भूमिका निभाते हैं। शियाया जल्दी से शांत हो गई और अगले कदम पर ध्यान से विचार किया। सबसे पहले मुझे जल्दी से ड्रैगन बॉल दुनिया का वर्ष पता लगाना होगा। मुझे नहीं पता कि ग्रह वनस्पति के विनाश से कितना समय है। अगर समय लंबा है तो यह सौभाग्य की बात होगी, अन्यथा यह निश्चित रूप से खतरनाक होगा। ग्रह के विनाश के शक्तिशाली प्रभाव के तहत जियाया को यह गारंटी नहीं थी कि उसे सन गोकू जैसा सौभाग्य प्राप्त होगा और संभवतः वह जीवित बच जाएगा। वह बस अपने लिए पर्याप्त समय पाने की उम्मीद करता है। जियाया चुपचाप अपने दिल में इसका इंतजार कर रहा था। तभी शियाया ने प्रशिक्षण केबिन में प्रदर्शित पारदर्शी डेटा देखा, जिसमें सायान बच्चों के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी थी। सीरियल नंबर 11379। नाम जियाया। माता पिता ब्रेंट बीट्रिट्स। अव्यक्त प्रतिभा मध्यवर्ती। युद्ध शक्ति 89। मूल्यांकन उच्च मध्य श्रेणी। इसे 3 साल तक ग्रह वनस्पति में प्रशिक्षित करने और फिर निम्नस्तरीय ग्रह पर भेजने की सिफारिश की जाती है। चैप्टर 2 टू गेट स्ट्रॉन्ग। अनुवादक डीएम। अगले 1 महीने तक शियाया शांतिपूर्वक शिशु प्रशिक्षण कक्ष में रही और प्रशिक्षण कक्ष की नर्स की देखरेख में धीरे धीरे स्वस्थ और मजबूत होकर बड़ी हुई। यद्यपि साया का प्राकृतिक स्वभाव उदासीन है, फिर भी नवजात बच्चों के प्रति उनकी देखभाल उत्कृष्ट है। ये प्रशिक्षण केबिन दादा स्टार की नवीनतम तकनीक पर आधारित हैं, जिसमें न केवल रेशम जैसे मुलायम गद्दे, गुनगुना और आरामदायक वातावरण है, बल्कि नियमित रूप से छोटे बच्चों को पोषक तत्वों के घोल की बड़ी खुराक का विशेष उपचार भी प्रदान किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चे और भी तेजी से और बेहतर तरीके से विकसित हों। 1 महीने बाद जियाया ने पारदर्शी डिस्प्ले के सामने देखा। ऊपर दिखाए गए डेटा से पता चलता है कि उसकी बैटल पावर 95 तक पहुंच गई है, जबकि 1 महीने पहले उसकी बैटल पावर में 6 की वृद्धि हुई थी। हालांकि यह थोड़ा डेटा ज्यादा नहीं है, लेकिन यह एक नवजात सायन शिशु के लिए बहुत अच्छा है। शियाया को पता है कि उसकी छिपी हुई प्रतिभा मध्यम स्तर के योद्धाओं के बीच उत्कृष्ट है और हालांकि वह उच्च स्तर के योद्धा जितनी अच्छी नहीं है, जिसकी जन्म के समय 100 से अधिक की क्षमता होती है। हालांकि यह सभी नवजात शिशुओं के लिए बहुत अच्छा है। हर साल ग्रह वनस्पति पर लगभग 10,000 सायान बच्चे पैदा होते हैं। उच्च स्तरीय योद्धाओं का केवल एक बहुत छोटा प्रतिशत ही इन बच्चों का हिस्सा है, संख्या में 100 भी नहीं, और शेष में से अधिकांश निम्न स्तरीय योद्धा और कुछ संख्या में मध्यम स्तरीय योद्धा हैं। इन निम्न स्तर के योद्धाओं को इनक्यूबेशन अवधि समाप्त होने पर मिशन करने के लिए कुछ निचले स्तर के ग्रहों पर भेजा जाएगा, जबकि मध्य स्तर के योद्धा 3 साल तक ग्रह वेजेटा में रहेंगे और मिशन पूरा करने के लिए भेजे जाने से पहले प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। जहां तक उच्च स्तरीय योद्धाओं की बात है, वे ग्रह वेजेटा के प्रमुख और बहुमूल्य अस्तित्व हैं, जिन्हें ग्रह वेजेटा द्वारा सर्वोत्तम प्रशिक्षण और सर्वोत्तम देखभाल दी जाएगी, जब तक कि वे साईं के सर्वश्रेष्ठ योद्धा नहीं बन जाते। क्रूरता से कहें तो साईं लोग अपनी अगली पीढ़ी के साथ ठीक इसी तरह से पेश आते हैं। ऊष्मायन अवधि के बाद साईं लोगों का पदानुक्रम स्पष्ट रूप से उजागर होता है। उच्च स्तरीय योद्धाओं को सबसे अच्छी देखभाल मिलती है। निम्न स्तरीय सैनिकों को जीवन और मृत्यु के संघर्ष के लिए भेजा जाता है, जब तक कि वे वेजेटा में वापस लौटने के लिए पर्याप्त ताकत उपलब्ध न हो जाए। सयान सबसे अधिक क्रूर हैं और सबसे योग्यतम का अस्तित्व सुनिश्चित करते हैं। वे एक जन्मजात लड़ाकू जाति हैं। उन्हें कमजोरों की आवश्यकता नहीं है, केवल मजबूत लोगों को ही ग्रह वेजेटा में जगह मिल सकती है। इस महीने के दौरान जियाया ने अपने माता पिता से भी मुलाकात की, जो कि साईयन जोड़े की एक बहुत ही विशिष्ट जोड़ी है।
जंगल का कानून उनकी अस्थि मज्जा में गहराई से प्रवेश करता है, इसलिए वे जियाया को देखने के बाद जल्दी से मिशन करने के लिए निकल पड़े। जियाया चुपचाप देखता रहा और अपने माता पिता के चले जाने के बाद उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि उस समय जियाया ने गलती से बारडॉक को देख लिया। इस समय बारडॉक अभी भी बहुत युवा है, संभवतः 20 वर्ष से भी कम उम्र का। वह अपने साथियों के साथ अपने साथी के नवजात बच्चों से मिलने आया था। बारडॉक अभी भी बहुत छोटा है, जिसका अर्थ है कि फ्रीजा द्वारा ग्रह वेजेटा को नष्ट करने से पहले अभी भी काफी समय है, कम से कम 10 साल या उससे अधिक, जो उसके धीरे धीरे बढ़ने और फिर ग्रह वेजेटा को छोड़ने के लिए पर्याप्त है। इस खोज से शियाया बहुत खुश हुई। हे, ग्रह वेजेटा के विनाश से कम 10 साल दूर, मेरे लिए एक शक्तिशाली योद्धा बनने के लिए पर्याप्त समय। जियाया के अपरिपक्व छोटे चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान दिखी, उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। इसके बाद मैं 3 साल की ट्रेनिंग के लिए वेजेटा ग्रह पर रहूंगा और फिर मुझे मिशन पूरा करने के लिए किसी सुदूर ग्रह पर भेजा जाएगा। मैं इस अवसर का फायदा उठाकर चुपके से पृथ्वी पर भाग सकता हूं, जियाया ने चुपके से अपने दिल में सोचा। हालांकि जियाया ने तुरंत अपना सिर हिला दिया और पृथ्वी की यात्रा करने की तत्काल योजना को अस्वीकार कर दिया। क्योंकि अभी पृथ्वी पर जाना बहुत जल्दी होगा, इसलिए वह कुछ और वर्षों तक तैयारी करेगा तथा अपने शरीर के थोड़ा बड़ा होने का इंतजार करेगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक सयान विमान में एक पोजिशनिंग सिस्टम होता है और उसे डर है कि अब पृथ्वी पर जाने से फ्रेजा का ध्यान समय से पहले ही हट जाएगा और पृथ्वी के संपर्क में आने का खतरा बढ़ जाएगा। जब से वह ड्रैगन बॉल की दुनिया में आया है और सौभाग्य से एक साइयान भी बन गया है, शियाया ने एक कोने में बैठकर सामान्य जीवन जीने और फिर एक सामान्य साइयान की तरह फ्रेजा के अधीनस्थों के अधीन ग्रह वेजेटा के साथ मरने की योजना नहीं बनाई है। वह एक मजबूत आदमी बनना चाहता है, एक मजबूत आदमी जो अपनी किस्मत अपने हाथों में रखता है। फ्रेजा, एंड्रॉइड्स, माजिन बू, ये सभी उसके लिए सीढ़ी होंगे, वह पत्थर जिसे उसे अपनी सफलता के मार्ग से हटाना होगा और वह मूल से आगे निकल जाएगा तथा सोन गोकू और वेजेटा से भी अधिक शक्तिशाली बन जाएगा। फिलहाल शियाया को सावधानीपूर्वक योजना बनाने की जरूरत है ताकि उसका विकास अधिक स्थिर और सुचारू रूप से जारी रह सके। साइया लोगों में 30 से कम युद्ध शक्ति के साथ पैदा हुए लोग निम्न स्तर के योद्धा होते हैं, 30 से 100 के बीच वाले मध्यम स्तर के योद्धा होते हैं तथा 100 से अधिक वाले उच्च स्तर के योद्धा होते हैं। काफी हद तक एक सयान पैदा होने पर भविष्य में वे क्या हासिल कर सकते हैं, इस बारे में एक महत्वपूर्ण सीमा होती है। निम्न स्तर के योद्धाओं के बड़े होने के बाद उनकी युद्ध शक्ति आमतौर पर 2000 से कम होती है, जबकि मध्य स्तर के योद्धा 2000 और 5000 के बीच होते हैं और केवल उच्च स्तर के योद्धा ही 5000 की युद्ध शक्ति प्राप्त कर सकते हैं या उससे अधिक कर सकते हैं। इसलिए उच्च स्तरीय योद्धाओं को साई लोगों के बीच विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है। वे पूरे साई परिवार के प्रमुख लोग हैं और साई लोगों के सर्वोच्च योद्धा हैं। वर्तमान में ग्रह वेजेटा में 20 से अधिक योद्धा नहीं हैं जिनकी युद्ध शक्ति 10,000 से अधिक हो और उनमें से कोई भी साई के बीच असाधारण रूप से उत्कृष्ट नहीं है। शियाया अव्यक्त प्रतिभा के महत्व से इनकार नहीं करता है। उत्कृष्ट अव्यक्त प्रतिभा आधे प्रयास में 2 गुना परिणाम प्राप्त करके प्रशिक्षण को अधिक कुशल बना सकती है। उसी महान प्रयास के तहत अच्छी अव्यक्त प्रतिभा वाले लोगों को हीन अव्यक्त प्रतिभा वाले लोगों की तुलना में कई गुना फसल मिलेगी। यदि आपके पास सही मार्गदर्शन नहीं है और आप अपनी आदिम प्रवृत्ति के साथ पूरी तरह से प्रयास करते हैं, तो यह मजबूत बनने की राह पर सबसे बड़ी बेड़ी होगी। अच्छी अव्यक्त प्रतिभा वाला व्यक्ति निश्चित रूप से खराब अव्यक्त प्रतिभा वाले व्यक्ति से बेहतर होना चाहिए, लेकिन इसी तरह वह यह भी समझता है कि छिपी हुई प्रतिभा किसी भी तरह से किसी व्यक्ति की भविष्य की सफलता का एकमात्र मापदंड नहीं है, विशेष रूप से सेयन्स के लिए। इसके कई उदाहरण हैं। सोन गोकू के पिता बारडॉक एक निम्नस्तरीय योद्धा हैं, लेकिन वेजिटा ग्रह के विनाश के समय दिखाई गई युद्ध शक्ति अन्य उच्चस्तरीय योद्धाओं की तुलना में कहीं अधिक है, जो कि वे उपलब्धियां हैं जो बारडॉक ने वर्षों तक लगातार लड़ाई के माध्यम से अपने शरीर की सीमाओं को तोड़कर प्राप्त की थीं। इसमें सोन गोकू भी है, जो एक छोटा निम्न स्तर का योद्धा है, लेकिन बार बार अपनी सीमाओं को पार करने में सक्षम है और यहां तक कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे मजबूत लोगों में से एक बन गया है। क्या यह सिर्फ छिपी हुई प्रतिभा का मामला है? नहीं, छिपी हुई प्रतिभा एक औसत व्यक्ति की उपलब्धियों को मापने में सक्षम हो सकती है, लेकिन निर्णायक कारक नहीं, जो केवल विकास के माहौल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सोन गोकू बार बार अपनी सीमाएं क्यों तोड़ सकता है? इसमें सायन रक्त ने निश्चित रूप से एक विशिष्ट भूमिका निभाई है, लेकिन ब्रह्मांड में सायन रक्त हर चीज से आगे नहीं है। सोन गोकू से पहले सायन को एक लड़ाकू जाति कहा जाता था और उन्हें शीर्ष श्रेणी के योद्धाओं में से एक माना जा सकता है। लेकिन मुझे डर है कि भले ही फ्रेजा ने अपने हाथ नहीं उठाए हों, कैप्टन गिन्यू की टीम अकेले ही पूरे सायन कबीले को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। यह नहीं कहा जा सकता कि सायान रक्त होने से आप ब्रह्मांड पर हावी हो सकते हैं। जैसा कि ठोस विवरणों पर भरोसा करके शियाया को लगता है कि पृथ्वीवासियों की प्रशिक्षण विधियां बहुत उन्नत हैं और ब्रह्मांड में अधिकांश जातियों के कच्चे और पागल ऊर्जा हमलों की तुलना में पृथ्वी की प्रशिक्षण विधियां अधिक संयमित हैं और मजबूत लोगों के प्रशिक्षण के लिए अधिक उपयुक्त हैं। सायन रक्त और पृथ्वी की प्रशिक्षण पद्धति अधिक उपयुक्त पद्धति हो सकती है तथा सीमाओं को पार करने के लिए अच्छी तैयारी कराती है। जब शरीर पूरी तरह से विकसित हो जाएगा तो मुझे प्रशिक्षण पद्धति सीखने के लिए धरती पर जाने का अवसर ढूंढना होगा। यह सोचते सोचते जियाया धीरे धीरे सो गई। चैप्टर 3 ईयर्स। अनुवादक DM। एक पल में 3 महीने बीत गए और जियाया अंतः शिशु प्रशिक्षण कक्ष छोड़ सकती है।
उसे प्रशिक्षण केबिन से बाहर ले जाया गया, लेकिन जियाया को एहसास हुआ कि उसे ले जाने वाले व्यक्ति उसके माता पिता नहीं थे, बल्कि दो अपरिचित साइयन जोड़े थे। छोटी शियाया, तुम्हारे माता पिता अपने मिशन के निष्पादन के दौरान मारे गए थे और अब से तुम्हारी देखभाल करना आंटी रेबेका के जिम्मे है, एक आकर्षक महिला साई ने शियाया को उठाया और फुसफुसाया। दूसरी ओर रेबेका के पति ने एक अन्य सयान शिशु को उठाया और उसे शियाया के साथ एक गतिशील बिस्तर पर लिटा दिया और फिर वे शिशु प्रशिक्षण कक्ष से बाहर चले गए। इस समय रेबेका के पति एड्री ने कहा, हालांकि ब्रेंट और वे युद्ध में मारे गए, उनके साथी के रूप में हम उनके बच्चों की उचित देखभाल करेंगे और ठीक उसी तरह जीलिंग को भी एक साथी मिलेगा। भविष्य में जब वे अपने मिशन को अंजाम देंगे तो हम उन्हें साथ जाने की व्यवस्था कर सकते हैं। खैर, मुझे उम्मीद है कि दोनों छोटे साथी साथ मिल सकते हैं। रेबेका ने चेहरे पर मुस्कान के साथ बिस्तर पर दो छोटे साथियों को देखा। यह पता चला कि मेरे माता पिता अपने मिशन को पूरा करते हुए युद्ध में मारे गए और जो लोग अब मेरी देखभाल कर रहे हैं वे उनके मूल साथी हैं। शियाया ने चुपचाप देखा कि उसके माता पिता की मृत्यु से उसे बहुत दुख नहीं हुआ। शायद इसलिए कि उनके बीच रक्त संबंध के अलावा कोई ज्यादा रिश्ता नहीं है, बल्कि जियाया उस सयान दंपति के प्रति अधिक आत्मीयता महसूस करता है जिन्होंने उसे गोद लिया था। मैंने पलटकर देखा और मेरे बगल में लेटे दूसरे बच्चे को देखा और देखा कि एक छोटा बच्चा अपनी छोटी उंगली को काट रहा था और चूस रहा था। उसकी छोटी छोटी चमकदार आंखें बिना पलक झपकाए मुझे घूर रही थीं। जब उसने देखा कि कोई उसे देख रहा है तो उस छोटे बच्चे ने बूहू की आवाज निकाली और अपने मुंह में रखी छोटी उंगली को बाहर निकाला और वो की आवाज निकालते हुए उसे शियाया के होंठों के पास ले गया। अरे, तुम क्या कर रहे हो? शियाया ने सायान युवती की उंगलियां झटक दीं, लेकिन वह छोटी बच्ची खेलने में बहुत खुश लग रही थी और उसने अपना हाथ फिर से आगे बढ़ा दिया। रेबेका, देखो, शियाया को छोटा जीलिंग पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि वे निश्चित रूप से एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल जाएंगे, एड्री ने हंसते हुए कहा। हाँ। रेबेका ने दोनों नन्हे बच्चों को प्रसन्नता से देखा और मुस्कुराए बिना न रह सकी। तुम हमें कहाँ अच्छा साथ मिलते हुए देखते हो, जियाया ने अपने दिल में रोते हुए कहा। रेबेका का घर प्लेनेट वेजेटा के एक हलचल भरे इलाके में स्थित है। यह इंपीरियल सिटी से कुछ ही दूरी पर है। यहाँ रहने वाले लोग आमतौर पर मध्यम स्तर के योद्धा परिवार से हैं। रेबेका और उनके पति दोनों ही उच्च स्तरीय योद्धा हैं, इसलिए पास में सबसे आलीशान घर भी उनका ही है। मिशन के क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए उसी टीम के सदस्य बहुत दूर नहीं रहेंगे। शियाया का मूल घर भी इसी क्षेत्र में है, रेबेका दंपत्ति के घर से कुछ ही गलियों की दूरी पर। आखिरी मिशन में अद्री की टीम पर एक दूरस्थ ग्रह पर मिशन करते समय एक शत्रु सेना द्वारा घात लगाकर हमला किया गया था। युद्ध के बाद अद्री के 13 सदस्यों के समूह में से 7 की मृत्यु हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। टीम को एक विनाशकारी झटका लगा जबकि शियाया के माता पिता 7 मृतकों में से थे। अद्री की टीम केवल नाम मात्र की है, इसलिए प्लेनेट वेजेटा में लौटने और शोक संतप्त टीम के साथी के परिवार को सांत्वना राशि भेजने के बाद एड्री ने टीम को बर्खास्त कर दिया और एक सैन्य प्रशिक्षक के रूप में नौकरी खोजने के लिए प्रशिक्षण शिविर में चले गए। उस समय उन्हें शियाया के अस्तित्व के बारे में पता चला, इसलिए वे उसे अपनी बेटी जीलिंग के साथ घर ले गए ताकि उसकी देखभाल की जा सके। रेबेका दंपति के घर आने के बाद शियाया का सादा जीवन आराम से बीत गया, जो और भी अच्छा होता यदि उसके पीछे छोटा सा सयान न आता। पता नहीं क्यों, लेकिन जब से उसने पहली बार शियाया को देखा था तब से जीलिंग नाम का छोटा सा सायान उसे एक मनोरंजक खिलौना मिल गया था। उसकी पूरी दिलचस्पी उसके पीछे चलने में थी और खाने और सोने के समय भी उसे छोड़ने में हिचकिचाहट होती थी, जिससे रेबेका अक्सर कहती थी कि वे दो आत्मीय आत्माएं हैं। थोड़ी देर बाद शियाया और जीलिंग के प्रशिक्षण में भाग लेने का समय आ गया, इसलिए दोनों अद्री की व्यवस्था के तहत प्रशिक्षण शिविर में चले गए। उच्च स्तरीय योद्धाओं के अलावा केवल स्वाभाविक रूप से संपन्न साई के पास स्वतंत्र प्रशिक्षण स्थान हो सकता है। सभी मध्यस्तरीय योद्धा एक ही क्षेत्र को साझा करेंगे और उसका उपयोग करेंगे। शियाया और जीलिंग की छिपी हुई प्रतिभा एक मध्यम स्तर के योद्धा की है, इसलिए उन्हें एक प्रशिक्षण शिविर में नियुक्त किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में कुल मिलाकर 100 सयान हैं, जिनमें से सभी इंटरमीडिएट लेटेंट टैलेंट वाले बच्चे हैं और उनकी युद्ध शक्ति आमतौर पर 60 से 70 के बीच होती है। जियाया जैसे कुछ बच्चों के पास 100 के करीब युद्ध शक्ति है। इन बच्चों को एक वयस्क सायान के मार्गदर्शन में प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर में दिन कठिन थे। प्रशिक्षण की अवधि के बाद जियाया ने तुरंत सायान और पृथ्वी की प्रशिक्षण पद्धति के बीच अंतर का अनुभव किया। यह कौन सी ट्रेनिंग है, बस हर दिन एक साथ मिलना है और पिटाई के अलावा अभी भी पिटाई है। वह वयस्क सयान बस यह नहीं जानता कि नरमी क्या होती है, चाहे आप कोई भी हो, आपको जमकर पीटा जाएगा। वे मूल रूप से मार्गदर्शन देने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे थे। यह एक फाइटिंग रेस प्रशिक्षण पद्धति है। अगर सयान का शरीर मजबूत न होता तो इस तरह के प्रशिक्षण का क्या प्रभाव हो सकता है। प्रशिक्षण मैदान पर शियाया ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। इस दौरान उसकी युद्ध शक्ति में बहुत सुधार नहीं हुआ, लेकिन पिटाई का विरोध करने से वास्तव में उसकी क्षमता में बहुत सुधार हुआ। उनके अनुसार इस तरह का प्रशिक्षण समय की पूरी बर्बादी है। यह सोचकर शियाया को कुछ अफसोस हो रहा था। क्या ब्रह्मांड में प्रशिक्षण के तरीके इतने पिछड़े हुए हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि वे की का उपयोग भी नहीं कर सकते थे। यह अफसोस की बात है कि ऐसे दिन गुजरने में 3 साल और लगेंगे, जो कि जियाया के लिए जीवन की बर्बादी है, जो पूरे दिल से मजबूत बनना चाहती है।
कई बार शियाया ने एड्री से पूछा कि क्या कोई और प्रशिक्षण पद्धति है, लेकिन एड्री ने उसे बहुत आश्चर्यचकित होकर देखा और जवाब दिया, यह सयान के बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। ब्रह्मांड में कई जीवन रूप ऐसे प्रशिक्षण के माध्यम से विकसित हुए हैं। यह सुनकर जियाया एक पल के लिए अवाक रह गई। इससे शियाया आखिरकार सयान और पृथ्वीवासियों के प्रशिक्षण के बीच के अंतर को देख पाया। सयान की प्रशिक्षण पद्धति बहुत ही अनाड़ी और बहुत ही आदिम और असभ्य अवस्था में थी। हालांकि यह प्रशिक्षण पद्धति वर्तमान में ब्रह्मांड में सबसे लोकप्रिय पद्धति है। इसके विपरीत पृथ्वीवासियों की प्रशिक्षण पद्धति को एक धार्मिक अभ्यास कहा जा सकता है। बलवान पंजे पीसते हैं जबकि निर्बल बुद्धि से लड़ते हैं। पृथ्वीवासियों की प्रशिक्षण पद्धति निम्न स्तर के ग्रहों में लंबे समय तक संघर्ष करने और प्रशिक्षण में उनकी उच्च स्तरीय बुद्धि के कारण बनाई गई थी, जो शुरुआत में ब्रह्मांड के लोगों के समान नहीं है। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ब्रह्मांड में अधिकांश लोग की का उपयोग नहीं कर सकते हैं। हताशा में जियाया ड्रैगन बॉल एनिमेशन देखने के पिछले अनुभव के आधार पर खुद ही इधर उधर टटोल सकता है। उसने अपने हाथों पर एक भारी बोझ बांध लिया क्योंकि उसे कोई और गहन तरीका नहीं पता था। सौभाग्य से वेजेटा ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण 10 गुना अधिक है, इसलिए प्रभाव तत्काल हुआ और बहुत जल्द ही वह अपने अन्य मध्यस्तरीय योद्धा समकालीनों से आगे निकल गया। और छोटी जीलिंग जो जियाया की छाया थी, ने देखा कि उसने अपने शरीर पर एक बैग बांधा है। उसे यह मनोरंजक लगा, इसलिए उसने भी अपने शरीर पर कुछ बांध लिए, लेकिन अचानक वह चल भी नहीं सकी। इसलिए जीलिंग की आंसुओं से भरी आंखों ने जियाया को एक असंतुष्ट चेहरे के साथ घूर दिया। इस ओर शियाया ने संकेत दिया कि यह वास्तव में उसकी गलती नहीं है। अंत में 3 साल तक प्रशिक्षण सहने के बाद वह लगभग 4 साल की उम्र में 1 मीटर की ऊंचाई के करीब पहुंच गया। उसकी बैटल पावर में भी 410 अंकों की वृद्धि हुई, जो विशेष रूप से उल्लेखनीय था, क्योंकि आमतौर पर प्रशिक्षण शिविर में मिड लेवल योद्धाओं के लिए यह केवल 200 होता है। यह ज्ञात होना चाहिए कि मूल कार्य में सन गोकू की तुलना में 410 की युद्ध शक्ति बहुत अधिक है, जब उन्होंने 23वें विश्व मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भाग लिया और पिकोलो को हराया, और अभी जियाया केवल 4 साल से कम उम्र का है। यह उनके मध्यस्तर के योद्धा की अव्यक्त प्रतिभा के कारण है। बेशक जियाया के महान प्रयास भी अविभाज्य हैं। और शियाया के बाद जीलिंग है, जिसकी युद्ध शक्ति 370 है, जो उसके कई साथियों से भी ज्यादा है। औसत उच्चस्तरीय योद्धा की तुलना में इन दोनों लोगों की उपलब्धियां बेहतरीन रही हैं। 3 साल की अवधि समाप्त होने के बाद शियाया और जीलिंग को भी अपना मिशन मिल गया। आद्री के प्रशासन के तहत शियाया और जीलिंग के मिशन की व्यवस्था एक साथ की गई। इसका लक्ष्य उत्तरी आकाशगंगा के तारा क्षेत्र के दक्षिणी भाग में ग्रह सेल्मा नामक एक दूरस्थ ग्रह का पता लगाना था। अध्याय 4 ग्रह सेल्मा। अनुवादक डीएम। सेल्मा ग्रह उत्तरी आकाशगंगा स्टारफील्ड के दक्षिणी भाग में एक निम्न स्तरीय ग्रह था। अब तक इस ग्रह पर केवल कुछ ही आदिम जातियां थीं, जिनमें सभ्यता का कोई निशान नहीं था। क्योंकि साइया ने फ्रेजा के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए ग्रह वेजेटा से सौंपे गए सभी मिशनों को फ्रेजा फोर्स की सेवा करनी है। इस बार भी स्वाभाविक रूप से कोई अपवाद नहीं है। शियाया और जीलिंग का मिशन सेल्मा ग्रह पर आदिम जातियों को नष्ट करना है और फिर ग्रह को फ्रेजा के ग्रह व्यापार संगठन को सौंप दिया जाएगा। स्पष्ट शब्दों में कहें तो साइयान जाति केवल फ्रेजा के किराए के गुंडे हैं, और वे ऐसे हैं जिन्हें कभी भी छोड़ा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि हर सहस्राब्दी में साई लोगों के बीच एक सुनहरे बालों वाला सुपर योद्धा पैदा होगा। और इस तरह की अफवाह पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि साई लोग भी इस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन फ्रेजा के दिल में वाकई ऐसी चिंता है, इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि साई लोगों पर नजर रखी जाए और साई लोगों की आदतों और विशेषताओं पर शोध किया जाए। हालांकि अभी तक साई लोगों के बीच किसी भी शक्तिशाली योद्धा के प्रकट होने का कोई संकेत नहीं मिला है, अन्यथा फ्रेजा साई लोगों को नष्ट करने वाला पहला व्यक्ति होगा। आगामी मिशन को देखते हुए जियाया अपने दिल में बहुत उत्साहित था, क्योंकि वह ग्रह वेजेटा छोड़ने वाला था और यह उसके मजबूत बनने की यात्रा में पहला कदम होगा। जहां तक उसे सौंपे गए मिशन का सवाल है, मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से धीमा होना संभव है, क्योंकि ग्रह वेजेटा छोड़ने के बाद चिंता करने की कोई बात नहीं थी। मिशन कब सौंपना है, इस बारे में वह नहीं बता सकता। ठीक है, मैं पहले सेल्मा ग्रह पर जा सकता हूं और कुछ समय के लिए खुद को संयमित कर सकता हूं, और कुछ साल मजबूत होने के इंतजार के बाद मैं ब्रह्मांड में दूसरी जगहों पर जा सकता हूं। उस समय मैं सबसे पहले या तो पृथ्वी या नामिक ग्रह पर जा सकता हूं, क्योंकि दोनों ही विकल्प बुरे नहीं हैं। जियाया ने अपने दिल की धड़कनों के साथ पहले से ही ध्यान से सोचना शुरू कर दिया है कि अगली बार क्या योजना बनाई जाए। जल्द ही शियाया और जीलिंग की प्रस्थान तिथि आ गई। इस दिन रेबेका दंपति ने व्यक्तिगत रूप से शियाया और जीलिंग को इंपीरियल शहर के दूसरी ओर स्थित ग्रह वेजेटा के स्पेसपोर्ट पर भेजा। यह एक आधुनिक स्पेसपोर्ट है जो कुछ किलोमीटर की परिधि में है और ग्रह वनस्पति के बाहरी अंतरिक्ष का प्राथमिक प्रवेश द्वार है। कई वर्ग किलोमीटर की भूमि पर स्पेसपोर्ट की परिधि में एक लाइटहाउस के समान एक ऊंची इमारत स्थित थी। इमारत की दीवारों के चारों ओर एक खुला मैदान था, जहां हर जगह रबर से बनी खोखली गुफाएं फैली हुई थीं और हर गुफा में एक अंतरिक्षयान लैंडिंग साइट थी। अंतरिक्ष बंदरगाह में प्रवेश करने के कुछ ही क्षणों बाद एक के बाद एक कई दर्जन गोलाकार अंतरिक्षयान के उतरने वाले स्थान से उतरे या ऊपर उठे। शियाया, जब तुम सेल्मा ग्रह पर पहुंचो तो सुरक्षा पर ध्यान दो, सिर्फ इसलिए अपनी सतर्कता मत छोड़ो क्योंकि यह एक निम्न स्तर का ग्रह है।
जब तुम खतरे में पड़ो तो जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ और बेतहाशा लड़ाई मत करो। एड्री ने शियाया को गंभीरता से देखा और कहा। अपनी टीम के नष्ट हो जाने के बाद से एड्री का मिशन और जीवन जीने का नजरिया बदल गया है। शियाया को सिर हिलाते देख उसने अपनी बेटी जीलिंग को भी समझाया, तुम्हारी ताकत शियाया जितनी अच्छी नहीं है। अगर ऐसा समय आए जब तुम खतरे में हो तो शरारती मत बनो और शियाया की बातें सुनो। मुझे पता है, जीलिंग ने मुस्कुराते हुए अपनी छोटी आंखें झपकाईं। छोटी अया शिलिंग की अच्छी तरह से देखभाल करना और मिशन पूरा करने के बाद जल्दी ही वापस लौट आना। रेबेका अनिच्छुक दिख रही थी, उसने दोनों के पास जाकर उन्हें गले लगा लिया। मैं जीलिंग की अच्छी देखभाल करूंगा। जियाया ने गंभीरता से सिर हिलाया और फिर अपने अंतरिक्ष यान में कदम रखा। यह एक छोटा गोलाकार अंतरिक्ष यान था। शियाया के अंदर लेटने के बाद केबिन का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नीलेरे शीशे के माध्यम से शियाया ने रेबेका दंपत्ति को कुछ ही दूरी पर खड़े होकर हाथ हिलाते हुए देखा। शियाया एक लंबी यात्रा पर निकलने के कारण अपने हृदय में भावुक हुए बिना नहीं रह सका, उसकी आंखें कुछ धुंधली हो गईं। बाहर हाथ हिलाने के बाद शियाया ने अंतरिक्ष यान पर स्टार्ट बटन दबाया। अचानक उसके शरीर पर नीचे की ओर एक बल लगा और पूरा अंतरिक्ष यान एक सीधी रेखा में ऊपर की ओर उठ गया, जैसे कि उसे एक जबरदस्त धक्का मिला हो। कुछ ही क्षण में वे वेजिटा ग्रह के वायुमंडल को छोड़कर विशाल और अंधकार में ब्रह्मांड के तारों भरे आकाश में पहुंच गए। बिजली की गति के कारण अंतरिक्ष यान के पीछे एक लंबी सफेद रोशनी रह गई। अंतरिक्ष यान के शीशे के माध्यम से शियाया ने देखा कि बिजली की तरह परिभ्रमण की गति के कारण गहरे लाल रंग का ग्रह वेजिटा शीघ्र ही पीछे छूट गया और प्रकाश का एक छोटा बिंदु बनकर गायब हो गया। उससे कुछ ही दूरी पर एक ऐसा ही गोलाकार अंतरिक्ष यान था जो उसके पीछे पीछे चल रहा था, जो स्वाभाविक रूप से जीलिंग का अंतरिक्ष यान था। इस समय जीलिंग का पूरा शरीर यान के शीशे से चिपका हुआ था और उसका छोटा सा चेहरा इधर उधर देख रहा था, जबकि उसकी आंखें अनायास ही उस पर टिकी हुई थी। ऐसा लगता है कि छोटी लड़की कुछ घबराई हुई है। शियाया मुस्कुराया और अंतरिक्ष यान के संचारक के माध्यम से जीलिंग को एक संदेश भेजा, फिर हाइबरनेशन मोड में प्रवेश किया। सेल्मा ग्रह वेजिटा ग्रह से बहुत दूर है, क्योंकि अंतरिक्ष यान को वहां तक पहुंचने में 7 महीने लगते हैं, जबकि नामिक ग्रह और पृथ्वी के बीच की दूरी तय करने में केवल 1 महीने का समय लगता है। सेल्मा ग्रह एक निम्नस्तरीय ग्रह है। ब्रह्मांड में ग्रहों के वर्गीकरण के अनुसार 1000 से नीचे की बैटल पावर एक निम्नस्तरीय ग्रह है, 1000 से 10,000 तक एक मध्यवर्ती ग्रह है और 10,000 से अधिक एक उच्च स्तरीय ग्रह है। इसलिए सेल्मा ग्रह पर रहने वाले प्राणियों की युद्ध शक्ति 1000 से कम होनी चाहिए। जियाया और जीलिंग की 410 और 370 युद्ध शक्ति के साथ जब तक वे सावधान रहेंगे, वे किसी भी खतरे में नहीं होंगे। अनुमान के अनुसार शियाया को केवल कुछ वर्षों का समय चाहिए और उसकी युद्ध शक्ति ग्रह सेल्मा की अधिकतम युद्ध शक्ति को पूरी तरह से पार कर जाएगी। विशाल अनंत ब्रह्मांड में अनगिनत तारे काले काले आकाश में एक विशाल चित्र पुस्तिका की तरह टिमटिमा रहे थे। अंधेरे में 2 चमकदार रोशनियां तेजी से चमकीं और गायब हो गईं। वे 2 दुधिया सफेद गोलाकार अंतरिक्ष यान थे। एक क्षण में वेजिटा ग्रह को छोड़े हुए 7 महीने बीत गए और गंतव्य ग्रह सेल्मा लगभग उनकी पहुंच में आ गया। अंतरिक्ष यान ने स्वचालित रूप से हाइबरनेशन मोड को हटा दिया, जिससे शियाया धीरे धीरे अपनी नींद से जाग गया और उसकी आंखों में एक विशाल लाल काला ग्रह प्रतिबिंबित हो रहा था। वह ग्रह सेल्मा है। जियाया को यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि ग्रह सेल्मा का रंग ग्रह वेजिटा के गहरे लाल रंग की तुलना में कहीं अधिक सुंदर और आकर्षक था। ग्रह सेल्मा 2 तारा प्रणाली में स्थित था, क्योंकि इसमें 2 तारे हैं। दिन के अधिकांश समय में ग्रह की अनोखी स्थिति ग्रह सेल्मा को एक अलग दृश्य प्रदान करती है। ग्रह सेल्मा का वायुमंडल लाल काले रंग का था और महासागर क्षेत्र ग्रह के 40% से भी कम हिस्से को कवर करता था, जबकि बचा हुआ सब सूखी भूमि है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में बर्फ और बर्फ को छोड़कर बाकी का क्षेत्र वनस्पति से भरा हुआ है। यह एक सुंदर हरा ग्रह है। आज अचानक एक गर्जना की आवाज ने सेल्मा ग्रह के आकाश में सन्नाटा तोड़ दिया, जिसके बाद 2 तैरती हुई लाल और चमकदार गोलाकार वस्तुएं अचानक एक के बाद एक बहुत ऊंचाई से नीचे गिरीं और उन्होंने लगातार 2 जोरदार गड़गड़ाहट की आवाजें निकाली। हिंसक टक्कर से पूरे आसमान में रेत और पत्थर फैल गए और हवा में धूल भर गई, जिससे नजारा धुंधला हो गया। इस टक्कर से जंगल का एक बड़ा क्षेत्र नष्ट हो गया, जबकि टक्कर स्थल से चारों ओर एक प्रचंड आघात तरंग फैल गई तथा अनगिनत विशाल वृक्ष जमीन पर झुक गए तथा एक पूरा वृक्ष भी उखड़ गया। धीरे धीरे रेत के धूल से बना धुआं छंट गया और सामने जो दिखाई दिया वह लगभग 100 मीटर वर्ग का रेत और पत्थरों से भरा क्षेत्र था, जो इतना बदल गया था कि उसे पहचानना मुश्किल हो गया था। बीच में रेत और पत्थरों से मुक्त 2 30 मीटर वर्गाकार वलयाकार के गड्ढे थे, जो 5 मीटर तक गहरे थे और केंद्र में 2 गोलाकार अंतरिक्ष यान रेत और पत्थरों के नीचे आधे दबे हुए थे तथा उनसे लगातार नीला धुआं निकल रहा था। कच अंतरिक्ष यान के केबिन का दरवाजा खुला और एक बच्चा बाहर निकला, जिसने लड़ाकू सूट पहना हुआ था और उसकी पूंछ भी पीछे थी। रेत की धूल से सने अपने शरीर को हल्के से थपथपाते हुए शियाया ने 2 बार खांसकर दूसरे अंतरिक्ष यान की ओर कदम बढ़ाया। अंतरिक्ष यान के केबिन के विभाजन पर टकराने पर उसने पाया कि जीलिंग का अंतरिक्ष यान उल्टा हो गया था और केबिन का दरवाजा नीचे दबा हुआ था, इसलिए उसने अंतरिक्ष यान को घुमाया, जिससे केबिन का दरवाजा दिखाई देने लगा। केबिन का दरवाजा खुला, शिलिंग भी अंतरिक्ष यान से बाहर आ गया। भाई जियाया, यह हमारा गंतव्य है?
जीलिंग ने अपने होठों को ढक लिया और असंतुष्ट भाव से भौहें सिकोड़ते हुए आसपास के धुएं और धूल को तितर-बितर कर दिया। अध्याय 5 बढ़ी हुई कठिनाई। अनुवादक डीएम। हाँ, यह ग्रह सिल्मा है और हमारा मिशन यहाँ की आदिम जाति को खत्म करना है। मुझे पहले यह देखने दो कि यहाँ की आदिम जाति कितनी मजबूत है। शियाया ने हंसते हुए जीलिंग की ओर सिर हिलाया, फिर तुरंत जमीन से 300 मीटर से अधिक ऊपर उड़ गई। चारों ओर देखने पर उसे केवल हरा भरा जंगली जंगल और खड़ी पहाड़ियों से घिरा हरा भरा जंगल दिखाई दिया। जब शियाया ने ऊंचाई से देखा तो उसकी नजर एक उभरी हुई चट्टान पर पड़ी। उसने अपने कान पर पहने लेंस प्रकार के ऊर्जा डिटेक्टर पर टैप किया और डिटेक्टर स्विच को दबाया। उसके कान में एक बीप बीप इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि गूंजी, फिर लेंस पर स्थिति और ऊर्जा को दर्शाने वाले डेटा की एक श्रृंखला दिखाई दी। 456, 289, 358, 985, 650। उसकी आंखों के सामने डेटा की एक श्रृंखला तैर रही थी। लेंस पर बार बार चमकते डेटा के साथ जियाया का माथा धीरे धीरे तनावग्रस्त हो रहा था, खासकर जब 985 नंबर चमकता था तो जियाया डरकर चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाती थी। ग्रह सिल्मा के आदिवासियों की युद्ध शक्ति इतनी अधिक क्यों है? जियाया का चेहरा थोड़ा गंभीर था। उन्होंने शुरू में ग्रह सिल्मा को एक निम्न स्तर के ग्रह के रूप में देखा था। यदि आदिवासियों के पास 600 से 700 युद्ध शक्ति है तो उन्हें पहले से ही बहुत शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन उन्होंने लगभग 1000 युद्ध शक्ति वाले किसी व्यक्ति के उभरने की उम्मीद नहीं की थी, जो कि एक मध्यवर्ती ग्रह के मानक के बहुत करीब है। डिटेक्टर को बंद करते हुए शियाया ने गंभीरता से जीलिंग की ओर देखा और एक मजबूर मुस्कान के साथ कहा, ऐसा लगता है कि यह मिशन पूरा करना आसान नहीं होगा। मैंने अभी जो डेटा जांचा है उसके अनुसार ग्रह पर 400 से अधिक बैटल पावर वाले 100 या उससे अधिक ऊर्जा स्रोत हैं। लगभग 20 ऐसे हैं जिनकी बैटल पावर 800 से अधिक है और यहां तक कि कुछ ऐसे भी हैं जिनकी बैटल पावर लगभग 1000 के करीब है। संक्षेप में, इस मिशन का कठिनाई स्तर बहुत अधिक है। थोड़ी सी असावधानी जानलेवा खतरा ला सकती है। धिक्कार है, यह स्पष्ट रूप से एक ऐसा मिशन है जिसे केवल उच्च स्तरीय योद्धा ही कर सकता है। यह हमें कैसे सौंपा जा सकता है? जियाया ने अपने दिल में कोसा, लेकिन वह अपने दिल में यह भी समझता है कि ग्रह वनस्पति ने उन्हें यह मिशन क्यों सौंपा, क्योंकि प्रशिक्षण शिविर में उनका प्रदर्शन बहुत उत्कृष्ट था। यहां तक कि एक औसत उच्चस्तरीय योद्धा की तुलना भी उनसे नहीं की जा सकती। अरे, अब हम क्या करें? क्या हम इस मिशन को लंबे समय तक पूरा नहीं कर पाएंगे? जीलिंग ने सुना कि पूरी बात ठीक नहीं थी और उसका मूड उदास हो गया। अब जबकि मुश्किलें बढ़ गई हैं, अगर वे मिशन पूरा नहीं कर पाए तो वे वापस प्लेनेट वेजेटा नहीं लौट पाएंगे और इसका मतलब है कि वह लंबे समय तक अपने माता पिता को नहीं देख पाएंगे। अगर यह एक सामान्य मध्यम स्तर का योद्धा है तो उसे 1000 युद्ध शक्ति तक पहुंचने के लिए कम से कम 6 से 7 साल की आवश्यकता होगी। हालांकि हमारी प्रशिक्षण पद्धति एक औसत सायान की तुलना में बहुत अधिक प्रभावी है, शायद 2-3 साल पर्याप्त होंगे, जियाया ने शांति से कहा। उन्होंने ग्रह वेजेटा को तब छोड़ा जब उनकी युद्ध शक्ति 410 थी और जीलिंग की युद्ध शक्ति 370 थी, और फिर 7 महीने से अधिक लंबी दूरी की उड़ान के बाद, हालांकि उन्होंने सारा समय हाइबरनेशन में बिताया, सायान की सामान्य शारीरिक वृद्धि ने अभी भी उनकी युद्ध शक्ति में कुछ सुधार किया। जियाया ने अभी उनकी युद्ध शक्ति को स्कैन किया था। उनकी युद्ध शक्ति 460 तक पहुंच गई है, जबकि जीलिंग की 420 तक पहुंच गई है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि वे केवल 4 वर्ष से थोड़े अधिक उम्र के हैं, जबकि उनकी उम्र के अन्य साया में केवल 200 युद्ध शक्ति होती है। लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा। जीलिंग की आवाज थोड़ी उदास थी, लेकिन फिर वह लड़ने की भावना से भर गई और जोश से भरकर बोली, भाई जियाया, मैं अब से आलसी नहीं रहूंगी और ठीक से प्रशिक्षण लूंगी। शियाया ने लड़ने की भावना से भरी जीलिंग को देखा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि जब दबाव होता है तो प्रेरणा भी होगी। जीलिंग ने आखिरकार पहल की और प्रशिक्षण देने का वादा किया। लेकिन जीलिंग के अगले शब्दों से उसे पता चल गया कि वह बहुत जल्दी खुश हो गया था। जीलिंग ने कहा, तो भाई जियाया, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि आप 2 साल में नहीं, 1 साल में 1000 युद्ध शक्ति तक पहुंच सकें। इस तरह हम जल्दी घर जा सकेंगे। आपको लगता है कि सिर्फ बोलकर बैटल पावर को बढ़ावा दिया जा सकता है? साथ ही 1 या 2 साल में भी जरूरी नहीं है कि हम सफलता हासिल कर पाएं। शियाया ने बुरे मूड में अपनी हथेली से जीलिंग के सिर को दबाया और लगातार रगड़ता रहा, जिससे उसके मुलायम बाल बिखर गए। घृणास्पद, लोगों के सिर को मत छुओ और मत रगड़ो। जीलिंग ने अचानक एक भयंकर चमक दिखाई, असंतोष से चिल्लाया। शियाया ने इधर उधर देखा और कहा, ठीक है, चलो पहले मिशन की बात को अलग रख देते हैं। मुझे यहाँ लंबे समय तक रहने में डर लगता है, इसलिए सबसे पहले हमें अंतरिक्ष यान को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर छिपा देना चाहिए और फिर खाने पीने और रहने की समस्या को हल करना चाहिए। सच कहूं तो मेरा पेट पहले से ही भूख से तड़प रहा है। दरअसल बचपन से ही मुझे भी भूख लग रही है। खाने का जिक्र होते ही जीलिंग की आंखें तुरंत चमकने लगीं और चिंता जैसी सारी बातें दूर हो गईं। शियाया ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया, फिर जीलिंग के साथ मिलकर पास की पर्वत श्रृंखला की खोज की और अंततः एक ऊंची चट्टान के पास एक शांत स्थान ढूंढ निकाला जो एक तालाब के पास था और घाटी से भी ज्यादा दूर नहीं था। यहाँ का वातावरण बहुत बढ़िया है और इसे अस्थायी निवास स्थान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जियाया ने दूरदराज और शांत दृश्यों को देखा, उसकी आंखों में संतुष्टि के भाव थे।
अपने शरीर की ऊर्जा को थोड़ा सा गतिशील करते हुए उसने एक गहरे नीले रंग की ऊर्जा गेंद को अपनी हथेली में एकत्रित किया और फिर प्रसन्न होकर स्वेच्छा से उसे पास ही स्थित एक चट्टान पर फेंक दिया। धमाका, एक जोरदार विस्फोट सुनाई दिया और अचानक खड़ी चट्टान पर उभरी लगभग 5 मीटर की बड़ी गुफा से धुआं निकलने लगा। इसके बाद शियाया वापस उस स्थान पर उड़ गया जहां अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उन दोनों को घसीटकर चट्टान पर ले गया ताकि उन्हें गुफा में अच्छी तरह से छिपाया जा सके। इन्हें उचित तरीके से रखा जाना चाहिए क्योंकि इन दोनों अंतरिक्ष यान को इस बात की चिंता है कि वे ग्रह सिल्मा को छोड़ पाएंगे या नहीं। अंतरिक्ष यान को छिपाने के बाद शियाया कुछ सूखी वनस्पतियों को खोजने के लिए जंगली जंगल में आगे पीछे उड़ता रहा और गुफा में एक अस्थायी घर बना लिया। यह सब करने के बाद जियाया ने ताली बजाई और संतुष्टि के साथ घर की ओर देखा। हालांकि यह थोड़ा सा सरल और अपरिष्कृत है, लेकिन कम से कम यह रहने के लिए एक जगह जैसा दिखता है। यहां आने के बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं जंगल में जीवन रक्षा एक का असली संस्करण कर पाऊंगा और आगे हमें भोजन ढूंढना है। शिलिंग, तुम और मैं दोनों शिकार पर जा रहे हैं, आज तुम अपने भाई के कौशल का स्वाद चख सकते हो। आहा! खाना खाने की बात सुनकर जीलिंग ने बार बार सिर हिलाया। इसके बाद शियाया ने फिर से ऊर्जा डिटेक्टर चालू किया और बीप की आवाज के बाद वे दक्षिण पूर्व दिशा की ओर उड़ गए। उस दिशा में 5 मील की दूरी पर केवल 67 बैटल पावर का एक ऊर्जा स्रोत था जो जाहिर तौर पर भोजन स्रोत के रूप में काम कर सकता है। दक्षिण पूर्व दिशा की ओर उड़ते हुए शियाया को उस ऊर्जा स्रोत को खोजने में अधिक समय नहीं लगा जो एक 10 मीटर लंबा पृथ्वी ड्रैगन निकला। एक पृथ्वी ड्रैगन, हम पेट भर खा सकते हैं, जियाया ने मुस्कुराते हुए कहा। गर्जन। पृथ्वी ड्रैगन ने भी 2 लोगों को हवा में उड़ते हुए देखा और जैसे कि किसी शिकार को देखकर उन पर झपट पड़ा और जोर से दहाड़ने लगा। आसपास के इलाके के अधिपति के रूप में पृथ्वी ड्रैगन की गगनभेदी दहाड़ ने अचानक आसपास के लोगों को चौंका दिया और एक विशाल पक्षी आश्चर्य से उछल पड़ा। हाँ। अध्याय 6 की अनुवादक डीएम। पूरी तरह से क्रोधित ड्रैगन ने अपना भयावह सिर उठाया जिससे उसका 10 मीटर लंबा शरीर जंगल से ऊपर उठ गया। शियाया की ओर दहाड़ते हुए उसने अपना बड़ा खूनी मुंह बढ़ाया जिसमें दर्जनों तीखे उभरे हुए दांत दिखाई दे रहे थे। मौत को आमंत्रित करना। जियाया की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी, उसके हाथ में एक नीली रोशनी चमक उठी और मुट्ठी के आकार की ऊर्जा की एक गेंद संघनित हो गई। मुझे जाने दो। जब जियाया हमला करने की तैयारी कर रही थी तो जीलिंग अधीरता से पृथ्वी ड्रैगन के सामने कूद गई। उसका छोटा सा शरीर और पृथ्वी ड्रैगन का विशाल शरीर एक बड़ा विरोधाभास बना रहा था। जीलिंग की लड़ाई के लिए उत्सुक छवि देखकर जियाया ने अपना सिर हिलाया और अपने हाथ में मौजूद ऊर्जा गेंद को फैला दिया। आनंद लेने के मूड में वह एक तरफ हट गया और बोला, तो तुम इसे ले सकते हो और थोड़ा तेजी से काम करो। समझ गया। जीलिंग ने खुश होकर अपना सिर उठाया और पृथ्वी के ड्रैगन को देखा जो उससे कई गुना बड़ा था। उसके छोटे चेहरे पर एक खूनी मुस्कान उजागर हुई। हे, आज्ञाकारी रूप से हमारा भोजन बनो। युवा और प्यारी बचकानी आवाज में एक ऐसी ठंडक थी जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी अनियंत्रित हंसी के बीच आकाश से कई चमकदार प्रकाश ऊर्जा बम गिरे और पागलों की तरह पृथ्वी ड्रैगन की ओर टूट पड़े। रंबल। जिस क्षण ऊर्जा बम पृथ्वी ड्रैगन के संपर्क में आए, उन्होंने एक बहरा विस्फोट किया, साथ ही एक दयनीय चीख और हिंसक रूप से हिलती हुई जमीन भी थी। धुएं के विस्फोट ने हमारी दृष्टि को डुबो दिया। जब घना धुआं छंट गया तो मैंने देखा कि सैकड़ों वर्ग मीटर की सीमा पर बमबारी की गई थी जिसे पहचानना मुश्किल था और जमीन दरारों, तलछट और बजरी से भरी हुई थी जो विस्फोट से अंदर से बाहर हो गई थी। जिलिंग द्वारा सीधे हमले का शिकार हुआ दयनीय पृथ्वी ड्रैगन जख्मों से भरा हुआ जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका पूरा शरीर नीला हरा धुआं छोड़ रहा था और उसके खुले हुए घाव उच्च तापमान पर भुने हुए और आधे पके हुए थे। मैंने तो तुम्हें सिर्फ उस धरती के अजगर को मारने के लिए कहा था, फिर तुमने इतना हंगामा क्यों मचाया? देखो तुमने कितना मांस नष्ट कर दिया है। शियाया ने अचानक जीलिंग का सिर पकड़ लिया और उसे जमकर डांटा। उसकी आवाज में सिर्फ नष्ट हुए मांस की गुणवत्ता के बारे में चिंता थी, लेकिन पृथ्वी के ड्रैगन की मौत के बारे में थोड़ी भी सहानुभूति नहीं थी। यह सयान का, जंगल के कानून का स्वभाव था। अपने पिछले जीवन की यादों के बावजूद जियाया अभी भी कुछ हद तक सयान से प्रभावित था। जीलिंग ने छूटने के लिए फुसफुसाते हुए कहा और बिना किसी परेशानी के कहा, ठीक है भाई जियाया, आप जल्दी से जाइए और भोजन का प्रबंध कीजिए। तुम पेटू हो। जियाया ने अपना सिर जोर से खटखटाया जिससे जीलिंग ने उसे आक्रोश भरी आंखों से घूरा और फिर पृथ्वी ड्रैगन की लाश से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया। हिस। कुछ पतली ऊर्जा ब्लेड नीचे फेंकी गईं और पृथ्वी ड्रैगन की लाश कई टुकड़ों में विभाजित हो गई। जियाया ने जांच करने के लिए विभाजित ड्रैगन मांस उठाया और अंदर से सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले मांस के कुछ टुकड़ों को अलग किया ताकि घाटी में वापस लाया जा सके जहां उनका अस्थायी घर स्थित था। उसने एक बार पूल के अंदर मांस को अच्छी तरह से धोया, फिर आग जलाई और बारबेक्यू के लिए आग के ऊपर एक पेड़ के तने का इस्तेमाल किया। रक्त लाल मांस धीरे धीरे जलने और भूनने की लौ के नीचे भूरा हो गया, जबकि पारदर्शी वसा लकड़ी के फ्रेम से नीचे टपक रही थी। पूरा घाटी अचानक एक समृद्ध मांस की सुगंध से भर गया। जीलिंग की दोनों आंखें बारबेक्यू को गौर से देख रही थीं। उसका गला समय समय पर लार निकल रहा था, जबकि उसकी खूबसूरत छोटी आंखें भूखे बिल्ली के बच्चे जैसे चेहरे के साथ जियाया को घूर रही थीं। ठीक है, आप खा सकते हैं। जियाया ने असहायता से अपना हाथ हिलाते हुए अपनी आंखें घुमाई और कहा।
शियाया के आदेश का पालन करते हुए जीलिंग की आकृति एक भागती हुई छाया में बदल गई और बारबेक्यू के किनारे पहुंची और फिर भुने हुए मांस का एक टुकड़ा उठाया जो उसके शरीर के आकार की तुलना में बहुत बड़ा था और उसे पागलों की तरह कुतरने लगी। ओह स्वादिष्ट स्वादिष्ट, मैंने बहुत दिनों से इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। शीलिंग ने अपना पूरा चेहरा तेल से सना हुआ कर लिया, जो अपने मुंह में मांस ठूंसने के साथ साथ अस्पष्ट रूप से चिल्ला रही थी। बारबेक्यू किए गए मांस के कुछ टुकड़े एक पल के लिए भी दोनों के पेट में नहीं गए थे। यहाँ साई की पाचन क्षमता पर आह भरने के अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ज्यादा समय नहीं बीता था और लगभग सारा भोजन पूरी तरह से पच चुका था। भोजन के बाद जीलिंग अपने छोटे से पेट और चेहरे पर संतुष्टि के भाव के साथ घास पर लेट गई थी। अभी उसका हिलने का कोई इरादा नहीं था। जियाया ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और जीलिंग को उठाने के लिए आगे बढ़ा, फिर पूल के किनारे आया और उसे नहलाने के इरादे से अपना युद्ध सूट उतार दिया। हालांकि वह बदमाश तो बदमाश ही निकला, भले ही वह सयान हो। जब शियाया अपना शरीर पहुंच रही थी तो जीलिंग ने बहुत परेशानियां की और एक साधारण स्नान में लगभग 1 घंटा लग गया। जियाया यह सोचकर आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका कि उसके आने वाले दिन कैसे गुजरेंगे। धीरे धीरे आसमान में अंधेरा छाने के बाद शियाया और जीलिंग गुफा में घास के ऊपर लेट गए। थोड़ी देर बाद छोटी लड़की की हल्की सांसों की आवाज उसके कान के पास से आ रही थी। नीचे देखने पर उसने पाया कि जीलिंग उसकी बाह थामे हुए सो गई थी। उसकी छोटी सी खूबसूरत नाक गहरी सांसें ले रही थी। जीलिंग के संतुष्ट चेहरे को देखकर जियाया मन ही मन मुस्कुराया। इस छोटी सी खाने की शौकीन लड़की को पालना बहुत आसान है। बचपन में ही वह इतनी प्यारी है, बड़ी होकर क्या बनेगी? आह, क्या इसे लोलिता पालना कहा जा सकता है? रात चुपचाप बीत गई। अगले दिन सुबह के सूरज की पहली किरण की चमक ने धीरे धीरे एक उज्ज्वल और रंगीन सुबह का पर्दा खोल दिया। चूंकि सेल्मा ग्रह दो तारा प्रणाली में स्थित है, इसलिए इसकी रात बहुत छोटी थी, अर्थात केवल 3 घंटे, जो स्पष्ट रूप से जैविक नींद के लिए पर्याप्त नहीं थी, खासकर बच्चों के लिए जिन्हें अच्छी नींद सुनिश्चित करने के लिए और भी अधिक समय की आवश्यकता होती है। सूरज निकलने के 5 घंटे बाद शियाया ने नींद में डूबी जीलिंग को पूल के किनारे तक पहुंचाया और नए दिन की गतिविधियां शुरू की। एक साधारण नाश्ते के बाद जियाया ने गुफा के प्रवेश द्वार को सील कर दिया और फिर ऊर्जा डिटेक्टर चालू कर दिया। एक पल में उसकी आंखों के सामने ऊर्जा के अनगिनत स्रोत चमक उठे। शियाया ने लक्ष्य की तलाश करते हुए जीलिंग की ओर मुड़कर कहा, हम सबसे पहले कम युद्ध शक्ति वाले लक्ष्यों को मारना शुरू करेंगे। जब आप लड़ रहे हों तो उच्च युद्ध शक्ति ऊर्जा स्रोत वाले लोगों पर ध्यान दें और जितना संभव हो सके उनसे बचें। भाई शियाया, उत्तर पश्चिम दिशा में 243 बैटल पावर का ऊर्जा स्रोत है और इसके तत्काल 100 किलोमीटर क्षेत्र में कोई अन्य ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो फिर हम उसी के साथ चलेंगे। शियाया ने उस लक्ष्य की भी जांच की। लड़ते समय लक्ष्य को मारने की जल्दबाजी न करें और जितना संभव हो सके लक्ष्य का निरीक्षण करने के लिए ऊर्जा डिटेक्टर का उपयोग करने की कोशिश न करें। क्यों? जीलिंग ने हैरान होकर पूछा। ब्रह्मांड में बहुत सारे जीव हैं जिन्होंने सभी प्रकार की विचित्र क्षमताओं को प्राप्त कर लिया है, जिनमें से कुछ को ऊर्जा डिटेक्टरों का उपयोग करके जांचना असंभव है। अगर वे अपनी युद्ध शक्ति को छिपाते हैं तो डिटेक्टर मूल रूप से रीडिंग नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं अपने युद्ध कौशल और ऊर्जा धारणा को विकसित करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहता हूं, जो भविष्य में बहुत उपयोगी होगा जब हम ब्रह्मांड में घूमते हैं। आह! शीलिंग ने अपना सिर झुका लिया, उसे कुछ समझ नहीं आया। आखिरकार वह सिर्फ 4 साल की बच्ची है। शियाया ने जो कहा वह उसके लिए अभी भी बहुत जटिल है। जब तक आप इसका पालन करते हैं, जियाया ने गंभीर नजर से कहा। उसकी तीखी आंखों की जोड़ी दूर की ओर गहरी नजर से देख रही थी। उसके लिए ग्रह सेल्मा एक दुर्लभ परीक्षण भूमि है, जहां अनगिनत शक्तिशाली शिकार हैं जो उससे बहुत अधिक आगे नहीं निकल सकते, जिससे यह उसके प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बन जाता है। वह जानबूझकर अपने और जीलिंग के युद्ध कौशल को विकसित कर रहा है। आखिरकार यहाँ लड़ाई वास्तविक जीवन और मृत्यु की लड़ाई है, जिसमें खून बहेगा और ग्रह वनस्पति के प्रशिक्षण शिविर में दिए गए जानबूझकर संरक्षित प्रशिक्षण की तरह नहीं। साथ ही वह अपनी ऊर्जा धारणा को भी सुधारना चाहता है। हालांकि वह पृथ्वीवासियों की कीन की धारणा नहीं सीख रहा है, लेकिन वह कम से कम कुछ नींव तो रख ही सकता है। इस बार जियाया को उम्मीद है कि उसकी ऊर्जा वृद्धि थोड़ी धीमी हो सकती है, ताकि वह की के सार को थोड़ा समझ सके। लेकिन यह स्पष्ट रूप से संभव नहीं है, क्योंकि शियाया और जीलिंग दोनों ही मध्यम स्तर के योद्धा हैं और बड़े होने पर उनकी युद्ध शक्ति 2000 से 3000 अंक तक पहुंच जाएगी। यह पृथ्वीवासियों की स्थिति से बिल्कुल अलग है। पृथ्वी पर टर्टल हर्मिट एक और मार्शल आर्टिस्ट को की ट्रेनिंग के लिए लगातार 50 या 60 साल तक प्रशिक्षण लेना पड़ता है। चूंकि उनके पास बहुत कम आंतरिक की है और उनकी गठन दर भी बहुत धीमी है, इसलिए की के बारे में उनकी समझ और भी विस्तृत है। उन्होंने की के हर निशान का गहन अध्ययन किया है। सूर्योदय पर हानि, परंतु सूर्यास्त पर लाभ। 2 साइयां और यहां तक कि ब्रह्मांड के अधिकांश लोग न केवल महान शक्ति के साथ पैदा होते हैं, बल्कि उनकी विकास गति भी इतनी तेज होती है कि वे सार के अधिकांश भाग को नजरअंदाज कर देते हैं और केवल ऊर्जा के रूप में की का उपयोग करते हैं। उनके आक्रमण के तरीके और प्रयोग के तरीके अत्यंत क्रूर है। अब शियाया को एक अच्छी नींव रखनी है, ताकि वह भविष्य में की का उपयोग और भी आसानी से सीख सके। अध्याय 7 विकास। अनुवादक DM।
लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के बाद शियाया और झिलिंग आकाश में उड़ गए और दो प्रकाश किरणों में परिवर्तित होकर उत्तर पश्चिम दिशा में उड़ गए और जल्द ही वे जंगल में एक विशाल मैदान में पहुंच गए। पहले के जंगली जंगल के विपरीत, जो चारों ओर से खड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ था, यह जंगल कहीं अधिक व्यवस्थित था, जहां हरे पेड़ों की पंक्तियां एक सुरमय अव्यवस्था में व्यवस्थित थीं, जैसे कि उन्हें सावधानीपूर्वक सजाया गया हो। वहां जियाया ने अपनी नजरें इधर-उधर घुमाईं और एक पेड़ के नीचे लक्ष्य को ढूंढ लिया। यह एक कृपान दांतेदार बाघ था जिसके नुकीले उभरे हुए दांत एक औसत कृपान दांतेदार बाघ से 10 गुना बड़े थे और उसके काले फर के नीचे विस्फोटक मांसपेशियां थीं। वर्तमान में यह पेड़ की छाया में सो रहा था और कुछ ही दूरी पर मृतकों की लंबी हड्डियों का एक छोटा सा पहाड़ था। जब वे आकाश में उसके ऊपर से उड़े तो कृपान दांतेदार बाघ अचानक चौंक कर जाग गया, जबकि उसकी सारी मांसपेशियां एक पल में ही तन गईं और उसकी क्रूर पशुवत पुतलियां चारों ओर घूम गईं। उसके बाद वह कठोरता से उन्हें घूरता रहा और एक घनी जानलेवा आभा जो किसी को भी भयभीत कर सकती थी, तुरंत ही चारों ओर छा गई। गर्जन। कृपान दांतेदार बाघ दहाड़ने लगा। अचानक एक ठंडी रोशनी दिखाई दी और तीखे और मजबूत पंजे फूट पड़े। उसका शरीर अचानक अपने मूल स्थान से गायब हो गया और पीछे केवल एक धुंधली अवशिष्ट छवि रह गई। हर जगह रेत की ससराहट की आवाज गूंज उठी। कृपान दांतेदार बाघ बिजली की गति से उड़कर जंगल से गुजर गया। अचानक शियाया के पीछे एक काली आकृति प्रकट हुई और उसके तीखे पंजे एक मार्मिक रोशनी के साथ कट रहे थे। थप थप जियाया ने अपनी बाह हिलाई और बिना पीछे मुड़े मुक्का मारा। वो कृपान दांतेदार बाघ एक दुखद चीख के साथ पीछे की ओर उड़ गया। धमाका गिरने के बाद कृपान दांतेदार बाघ एक बार फिर गोली की तरह उछला और उसकी पुतलियां अचानक कस गईं, जबकि उसकी सुनहरी पुतलियों के अंदर और भी अधिक दमनकारी आभा चमक उठी। गर्जन। अचानक कृपान दांतेदार बाघ ने अपना सिर ऊपर उठाया और अपने मुंह से एक लाल रंग की आघात तरंग निकाली। शियाया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन उसने देखा कि जीलिंग उसके बगल में खड़ी थी। उसने अपना छोटा सा हाथ उठाया, उसे कराटे चॉप की तरह थोड़ा मोड़ा और सीधे लाल रंग के शॉकवेव पर मारा, जिससे वह दो हिस्सों में बंट गया। एक धमाका हुआ और शॉकवेव हवा की लाल धाराओं के बादल में बिखर गई। वो दर्द हो रहा है। जीलिंग को उसकी लाल हो चुकी हथेली को छूने के बाद एहसास हुआ कि उसकी पूरी बाह कुछ हद तक सुन्न हो गई थी। भाई, मैं बाघ का सूप पीना चाहता हूं। जैसी तुम्हारी इच्छा, जियाया ने कंधे उचका दिए। तभी जानलेवा निगाहों से भरी दो आंखें मुख्य अपराधी को घूरने लगीं। जीलिंग की जानलेवा और ठंडी आंखों को देखकर कृपान दांतेदार बाघ को लगा कि उसके आसपास का तापमान बहुत कम हो गया है। उसकी जंगली पशु प्रवृत्ति ने उसे डरपोक बना दिया था, इसलिए कांपते हुए उसका शरीर बिना रुके पीछे हट रहा था। मार डालो, एक चमकदार और तीखी आवाज गूंजी और जीलिंग की आकृति फड़फड़ाते हुए कृपान दांतेदार बाघ की ओर झपटी। इस प्रकार जंगल में टटर की आवाजें गूंजने लगीं और उसके बाद जानवर की दबी हुई और पीड़ा भरी चीखें सुनाई देने लगीं। मजबूत पेड़ बीच से टूटकर गिर रहे थे और जमीन पर समय समय पर कई गहरे बड़े गड्ढे बन रहे थे। ज्यू 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 क्रिस्टल सा साफ और चमकदार ऊर्जा किरणें जंगल में आगे पीछे घूम रही थी। एक छेदा हुआ पेड़ आग लगने के बाद धुआं छोड़ रहा था, जबकि घना धुआं ऊपर की ओर तैर रहा था। ही जंगल में जोरदार और स्पष्ट हंसी गूंज रही थी। शीलिंग उसके साथ खेलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही थी। लापरवाह बच्चा निडरता से उसे मारने के लिए हमला कर रहा था, जबकि कृपान दांतेदार बाघ ऊपर नीचे कूद रहा था, लेकिन वह शीलिंग के हमले से मुक्त होने में सक्षम नहीं था। जीलिंग ने शरारती ढंग से इसके साथ खेला, जबकि जियाया ने दोनों पक्षों की हरकतों को ध्यान से देखा और बाहरी वस्तुओं का उपयोग किए बिना दोनों पक्षों के परिवर्तनों को समझने की कोशिश करने के लिए अपनी आंखें हल्के से बंद कर लीं। लेकिन शुरू से अंत तक वह अपनी दृष्टि का उपयोग किए बिना युद्ध से चीजों को महसूस करने में सक्षम नहीं था, जैसे कि पृथ्वीवासियों की विधि। आखिरकार पृथ्वीवासी जानते हैं कि की उपस्थिति को कैसे महसूस किया जाए। मेरे पास कोई विशिष्ट प्रशिक्षण पद्धति नहीं है, इसलिए मैं इस चरण को पूरा करने में मूल रूप से शक्तिहीन हूं। बाद में पृथ्वी पर आने के लिए समय निकालना आवश्यक लगता है। कई बार प्रयास करने के बाद जियाया ने असहाय होकर हार मान ली। मूल में वेजिटा को बस सोन गोकू और अन्य लोगों को इसे कई बार इस्तेमाल करते हुए देखना था और कुछ ही समय बाद उसने खुद ही की का इस्तेमाल करना सीख लिया। आमतौर पर यह इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, फिर मैं इसे क्यों नहीं सीख सकता? क्या वेजिटा की छिपी हुई प्रतिभा वाकई इतनी उच्च स्तरीय है कि वह इसे एक बार देखकर ही सीख सकता है? नहीं, इसमें जरूर कोई तरकीब होगी, बस मैं अभी तक उसे समझ नहीं पाया हूं। यद्यपि वेजिटा एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन जियाया यह स्वीकार नहीं कर सका कि उसकी धारणा उससे कमतर है। अभी शिलिंग की तरफ से लड़ाई पहले ही समाप्त हो चुकी है। शिलिंग के क्रूर हमलों के तहत वह दयनीय कृपान दांतेदार बाघ उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था और बहुत पहले ही किसी अज्ञात समय पर उसे यातना देकर मार दिया गया था। खून के धब्बों से सने उसके मासूम मुस्कुराते चेहरे को देखना और अभी अभी हुई हिंसक लड़ाई से उसके दिल में राहत महसूस करना। जियाया ने भौहें सिकोड़ी, ऐसा लगता है कि साईं की बर्बरता उनकी हड्डियों में गहराई से समा गई थी, यहां तक कि एक 4 साल का बच्चा भी इतनी क्रूरता से लड़ सकता है। चलो पहले अपना चेहरा धो लो, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे लाशों के पहाड़ से निकल कर आए हो। जीलिंग खुशी से हंसा और जियाया को उसे सफाई के लिए नदी किनारे ले जाने दिया। अगले दिनों में शियाया हर दिन जीलिंग को शिकार की तलाश में ले जाता था। शुरुआती दिन से उनके शिकार की युद्ध शक्ति 100-200 से लगातार बढ़ती रही।
और अब मूल रूप से उनके समान थी। बेशक अपने मिशन को पूरा करने के लिए शिकार का शिकार करने के अलावा शियाया ने उनके प्रशिक्षण पर अधिक जोर दिया। इसलिए चाहे जीलिंग कितनी भी विनती करे, वह अडिग रहेगा और प्रशिक्षण के लिए उसे दोनों को आधे दिन से ज्यादा समय तक अपनी पीठ पर भारी बोझ बांधकर रखना होगा। रात में जब वह लुकआउट 1 पर चढ़ता था तो वह सोन गोकू की याद में 1 घंटे से अधिक समय तक ध्यान करता था और प्रशिक्षण पद्धति पर श्री पोपो से संकेत प्राप्त करता था। ऐसा महसूस हो रहा था कि आकाश शांत है तथा गड़गड़ाहट और बिजली बहुत तेज है। यह की को महसूस करने के तरीकों में से एक हो सकता है। यद्यपि यह बहुत थका देने वाला था, लेकिन हर दिन बढ़ती ताकत ने उसके दिल में खुशी महसूस करने की अनुमति दी। प्रशिक्षण के प्रभाव अचानक शियाया के लिए स्पष्ट हो गए। न केवल उसने अपनी युद्ध शक्ति में छलांग और सीमा से प्रगति की, बल्कि की उसकी धारणा में भी कुछ विकास हुआ। वह अब दूसरों के शरीर के अंदर ऊर्जा प्रवाह को थोड़ा बहुत महसूस करने में सक्षम है। फिर 2 महीने बाद एक विस्तृत मैदान में लड़ाई की आवाजें लगातार गिर रही थीं। शियाया और जीलिंग एक दूसरे के साथ हाथापाई कर रहे थे, एक तूफान की तरह भाग रहे थे। दोनों हवा में लटके हुए थे और एक दूसरे को गंभीर भाव से देख रहे थे। जियाया ने एक आक्रामक गति अपनाई और अपनी हथेली को थोड़ा हिलाया, जबकि उसके शरीर के अंदर ऊर्जा एक राक्षसी लहर की तरह बढ़ी। गुंजन। उसकी हथेलियों के बीच एक स्थिर हवा का प्रवाह दिखाई दिया, जो लगातार आसपास की हवा को दबा रहा था। अचानक एक चमकदार नीली रोशनी खिल उठी, जो आंखों को चौंधियाने वाली थी। कामेहामेहा। शियाया के हाथ अचानक आगे बढ़े और एक प्रचंड ऊर्जा तेजी से बाहर की ओर फूट पड़ी। गहरी नीली रोशनी एक राक्षसी लहर की तरह घूमी, आसमान में बाढ़ आ गई। दूर से एक अदम्य शक्ति ने हवा में एक शून्यता पैदा कर दी। गड़गड़ाहट। शून्य में एक कानफोड़ू विस्फोट की आवाज सुनाई दी। लहरें हवा में ड्रैगन की तरह चक्कर लगा रही थीं और कांपती हुई ऊर्जा बेतहाशा फैल रही थी। शक्तिशाली लहर सीधे दूरी पर जा गिरी। चॉप बीम। चिल्लाते हुए जीलिंग का छोटा शरीर लहर के सामने प्रकट हुआ और आने वाली लहर का सामना करते हुए उसके छोटे चेहरे पर एक पागल मुस्कान भी प्रकट हुई। जब 2 आघात तरंगे आपस में टकराईं तो क्षण भर में हवा फट गई। उसकी चकाचौंध ऐसी थी मानो उगते हुए सूर्य ने सब कुछ डुबो दिया हो। विशाल ऊर्जा गेंदें एक पल में फूल गईं और फिर स्वर्ग और पृथ्वी में एक गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। स्वर्ग को नष्ट करने वाली पृथ्वी को डुबोने वाली ऊर्जा बेतहाशा फैल गई। ऐसा लग रहा था कि वह सब कुछ पूरी तरह से निगल जाना चाहती है। जब वह गायब हो गया और सब कुछ शांत हो गया तो उनकी आंखों में एक झुलसी हुई धरती दिखाई दी, जैसे कि वह किसी तोपखाने की आग से तबाह हो गई हो। मैदान पर फैले हर एक बड़े गड्ढे जो दरारों से भरे हुए थे, ऐसे लग रहे थे जैसे कि उन्हें तोपखाने के गोले से उड़ा दिया गया हो। इस समय शियाया की बैटल पावर पहले ही 550 तक पहुंच चुकी है, जो 2 महीने पहले की तुलना में पूरे 90 अंकों की वृद्धि है। और जीलिंग ने भी आश्चर्यजनक रूप से तेजी से प्रगति की है, जो 520 बैटल पावर तक पहुंच गई है। अध्याय 8 महान वानर परिवर्तन। अनुवादक डीएम। रात का समय था। प्रकाश गहरे आकाश में एक शांत समुद्र की तरह चमक रहा था। समय पलक झपकते ही उड़ जाता है। 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका था जब शियाया और जीलिंग सेल्मा ग्रह पर पहुंचे थे। कुछ समय पहले ही मैक्स बैटल पावर वाले साइक्लोप्स उनके संयुक्त प्रयासों के तहत पहले ही मारे जा चुके थे। ग्रह वेजेटा से सौंपा गया मिशन लगभग पूरा हो गया था। हालांकि जियाया का तुरंत वेजेटा ग्रह पर लौटने का इरादा नहीं था, क्योंकि उसने सोचा कि अभी वापस जाने से अवांछनीय प्रभाव पड़ेगा। ग्रह वेजेटा ने पिछले कुछ वर्षों में जियाया जैसा युवा मध्यस्तरीय योद्धा नहीं देखा था, और यदि उसने अपनी क्षमताओं का बहुत अधिक प्रदर्शन किया तो वह लापरवाही से राजा वेजेटा के साथ साथ फ्रेजा के पीछे की ताकतों की भी जांच के दायरे में आ जाएगा, जिसे जियाया देखने के लिए तैयार नहीं था। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह अभी भी राजा वेजेटा की सेनाओं का सामना नहीं कर सकता था। प्रसिद्धि की अपनी कीमत होती है। राजा वेजेटा और फ्रेजा का ध्यान आकर्षित न करने के लिए जियाया को अभी भी कई सालों तक चुप रहना होगा, जब तक कि भविष्य में ग्रह वेजेटा नष्ट न हो जाएं और फिर वह उस जगह को छोड़ देगा। भाई शियाया, मुझे शौचालय जाना है। जीलिंग ने नींद भरी आंखों से अपनी आंखें रगड़ते हुए पूछा। शियाया उठकर उसे गुफा से बाहर ले गई। अभी रात काफी धुंधली थी और घनी पहाड़ी जंगल से सरसराहट की आवाज और कीड़ों की गुनगुनाहट आ रही थी। पूर्णिमा निकल चुकी थी और दूर आसमान में एक चमकते हुए दीपक की तरह लटक रही थी। सुंदर चांद। जीलिंग ने क्षितिज पर चमकते चांद को देखा और प्रशंसा में कहा, और बोलने के तुरंत बाद उसका पूरा शरीर अकड़ गया। शिलिंग। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए जियाया ने धीरे से उसका नाम पुकारा, लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसका कठोर चेहरा अभी भी दूर की ओर देख रहा था। क्या हो रहा है? उसके मन में संदेह की एक किरण उभरी, लेकिन उसके दिल में एक अज्ञात पूर्वाभास पहले से ही प्रकट हो चुका था। यह हो सकता है। शियाया का दिल अचानक कांप उठा। उसने पीछे मुड़कर देखा और एक चमकदार पूर्ण चंद्रमा को बढ़ते अंधेरे में लटका हुआ देखा, जबकि पत्तियों के बीच चमकती क्रिस्टलीय चांदनी उभरते कोहरे के साथ मिल गई और रात को विशेष रूप से धुंधला बना दिया। अच्छा नहीं, यहां पूर्णिमा कैसे हो सकती है? जियाया ने अपना मुंह खोला। उसके हाव भाव अचानक नाटकीय रूप से बदल गए। ग्रह सेल्मा 2 तारा प्रणाली में स्थित था। रात का समय केवल 3 घंटे का था। हालांकि यहां एक चांद मौजूद है, लेकिन उन्होंने यहां 1 साल से ज्यादा रहने के दौरान कभी भी पूरा चांद नहीं देखा।
आज वास्तव में पूर्णिमा की रात है। जियाया आशंकित हो गया क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह एक महान वानर बनने के बाद अपनी तर्कसंगता को बनाए रख पाएगा या नहीं, लेकिन अपने पिछले जीवन में पढ़े गए मूल मंगा से यह पता चलता है कि केवल कुछ उच्च और मध्य स्तर के योद्धा ही अपनी तर्कसंगता को बनाए रखते हुए एक महान वानर में तब्दील हो सकते हैं। प्रहार प्रहार। उसकी धड़कनें अचानक तेज हो गईं और उसके पूरे शरीर का खून उबलने लगा। शियाया की आंखें लाल हो गईं और उसका शरीर अनायास ही कांपने लगा। उसने पलटकर जीलिंग की ओर देखा तो पाया कि उसके शरीर पर भूरे बाल उगाए हैं। नहीं, मैं अभी अपनी तर्कसंगता नहीं खो सकता। जियाया ने उसके परिवर्तन को दबाने के लिए तेजी से अपने दांतों को काटा, लेकिन साई की आदिम प्रकृति बहुत मजबूत थी और वह इसे दबाने में असमर्थ था। हिस। इस महत्वपूर्ण क्षण में जियाया ने बहुत ही निर्णायक रूप से उसकी पूंछ को पीछे से पकड़ लिया, एक नीला चाप चमक उठा और भूरे रंग की पूंछ का एक टुकड़ा जमीन पर गिर गया। उसने अपनी पूंछ को काटकर अलग कर देने का निर्णय लिया। सौभाग्य से मैंने जल्दी से काम किया, नहीं तो मैं अपना विवेक खो देता। पूंछ वास्तव में एक सयान होने का सबसे बड़ा अनिश्चित तत्व है। उसने भारी सांस लेना शुरू कर दिया क्योंकि उसके नितंबों से एक भयंकर दर्द फैल गया। फिर भी अंत में वह एक महान वानर में परिवर्तित नहीं हुआ। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अगर इस बार वह और जीलिंग दोनों बिना किसी तर्क के एक महान वानर में बदल गए होते तो क्या भयानक चीजें घटित होती। साई महान वानर का रूपांतरण उनकी शक्ति को लगभग 10 गुना बढ़ा सकता है। हालांकि यह इसी तरह एक बड़ा खतरा भी छुपाता है। कुछ मध्यम स्तर के योद्धाओं और शाही वंश के साई को छोड़कर जब एक औसत निम्न और मध्यम स्तर का योद्धा एक महान वानर में बदल जाता है तो वे अपनी तर्क शक्ति खो देते हैं और एक हत्या मशीन बन जाते हैं जो केवल क्रूरता और विनाश ही जानती है। यह साइयां लोगों की पागल प्रकृति को पूरी तरह से उजागर करता है। गर्जन, धमाका, गड़गड़ाहट। दूर से एक बड़ा नारंगी रंग का मशरूम बादल उभरा जिसने प्रकाश को विकृत कर दिया। विशाल विस्फोट ने शियाया की सोच को तोड़ दिया और वह अपने आप में लौट आया। पीछे मुड़ने के बाद उसने एक 20 मीटर से अधिक लंबा विशाल बंदर देखा जो बेतहाशा दहाड़ रहा था और बेतहाशा अपने हाथ में पेड़ को लहरा रहा था। इससे ऊर्जा का एक गोला निकला, गड़गड़ाहट हुई और एक और मशरूम बादल धीरे धीरे ऊपर की ओर उठा। निश्चित रूप से इसने अपनी तर्कसंगता खो दी है। जियाया ने अपनी आंखों के सामने दृश्य देखा और आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। क्षितिज चमक से जगमगा उठा, मानो जलता हुआ सूरज धरती पर जोर से टूट पड़ा हो। विस्फोट से उत्पन्न आघात तरंगों के बाद धरती हिंसक रूप से हिल गई। जंगल में पेड़ों के तने दबाव के कारण झुक गए और कंपन से चट्टानें पत्थर की बजरी में बदल गईं। एक क्षण के लिए प्रलय के आगमन जैसा दुखद दृश्य दिखाई दिया तथा दृष्टि धुंधली हो जाने के कारण स्वर्ग और पृथ्वी में अंतर करना असंभव हो गया। उसके चेहरे पर पड़ रहे तूफान के कारण उसके काले बाल हिल रहे थे, जबकि जियाया अपने दोनों हाथों से उसके माथे को सहारा दे रहा था। शियाया ने मोटे तौर पर महसूस किया कि जीलिंग की युद्ध शक्ति कुछ ही समय में अचानक 10 गुना से अधिक बढ़ गई है और इसलिए उसने जांच करने के लिए डिटेक्टर का इस्तेमाल किया और बहुत जल्दी लेंस पर एक संख्या दिखाई दी जिसने उसे चौंका दिया। 9370 बैटल पावर। जियाया ने भयभीत होकर फुसफुसाया। जीलिंग के महावानर में रूपांतरित होने के बाद वास्तव में उसके पास इतनी उच्च युद्ध शक्ति है कि मैं उसका विरोध भी नहीं कर सकता। 1 साल से भी ज्यादा समय में शियाया के निर्देशों और आग्रह के तहत दोनों लोगों की ताकत ने छलांग लगाकर 900 का आंकड़ा पार कर लिया है। लेकिन अपग्रेड ऐप परिवर्तन के बाद जीलिंग की 9370 बैटल पावर का सामना करते हुए शियाया सिर्फ फूट फूट कर हंस सकती है। 10 गुना असमानता के साथ लगभग 10,000 युद्ध शक्ति वाले इस डरावने आदमी का सामना करते समय उसे केवल असहायता महसूस हुई। महाकपि ने उसे देखा और अपने मुंह से उसकी ओर ऊर्जा की एक लहर फेंकी। यह कितनी बुरी किस्मत है कि उसे निशाना बनाया गया। शियाया का चेहरा भारी हो गया और वह जल्दी से ऊपर की ओर भागा। जब वह हमले से बचते हुए ऊर्जा परिधि से लगभग गुजरा तो चिलचिलाती गर्मी ने उसके चेहरे को झुलसा दिया। धमाका, ऊर्जा तरंग सीधे एक पर्वत की चोटी से टकराई जिससे विस्फोट की तेज आवाज उत्पन्न हुई और फिर दूरी पर एक मशरूम बादल ऊपर की ओर उठ गया। छोटी सी घाटी से गड़गड़ाहट जैसी आवाज आ रही थी और कुचले हुए पत्थर जमीन पर गिर रहे थे। शियाया को अपने हमले से बचते देख महावानर क्रोधित हो गया और अपने मूल स्थान से कूदकर उसने पेड़ को अपने हाथों में लहराया तथा एक बार फिर शियाया पर हमला कर दिया। वाह जीलिंग, तुम्हारे बड़े भाई ने हर दिन तुम पर व्यर्थ ही प्यार लुटाया है। जियाया के मुंह से गाली निकली। उसे पता था कि अगर वे घाटी में लड़े तो नुकसान बहुत होगा, जिससे गुफा में छिपे अंतरिक्ष यान को नुकसान हो सकता है। इसलिए उसने अपनी तरफ से महान वानर के चारों ओर चक्कर लगाया और उसे जंगल के बाहर की ओर ले जाने की कोशिश की। धमाका, गड़गड़ाहट। पीछे से लगातार धमाके की तेज आवाजें आ रही थीं। गर्म हवा के झोंकों ने वातावरण को जलाकर रख दिया था, जिससे पूरा जंगल जल उठा था। शियाया ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और अंततः महान वानर को एक विशाल जंगली जंगल के मध्य तक ले गया। धमाका, महाकपि की क्रूर आंखों में क्रोध की एक झलक उभरी। उसने अपने पैर को बहुत ताकत से पटका। उसका एक पैर जमीन में घुस गया और उसके पैर की अत्याचारी शक्ति ने भूमिगत चट्टानों को एक जोरदार धमाके के साथ अलग कर दिया। जमीन ऐसी थी मानो 10,000 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाली सैकड़ों टन भारी वस्तुओं को झेल सकती हो। यह एक जोरदार धमाके के साथ ढह गई और आसपास के क्षेत्र में बड़ी दरारें दिखाई दी। पत्थरों के ढेर में जोरदार धमाके के साथ विस्फोट हुआ और छोटे पत्थर सीधे उड़कर राख में बदल गए।
बड़े विस्फोट से मूल स्थान पर एक गड्ढा बन गया। शियाया कुछ पल के लिए कुछ भी देख पाने में असमर्थ था, तभी एक उड़ता हुआ पत्थर उसकी छाती में जा लगा। पुची! वह अपने मुंह से खून थूकता है, जबकि उसके ऊपरी शरीर में तेज जलन होती है, जिससे उसकी गतिविधियां कुछ सुस्त हो जाती है। शिकार को बुरी तरह घायल देखकर महाकपी ने अपनी भुजाएं हिलाते हुए एक गगनभेदी चीख निकाली। तुरंत ही सीटी बजने वाली हवाओं ने बादलों को तितर-बितर कर दिया और एक शॉक वेव का निर्माण किया जो चारों ओर के क्षेत्र में फैल गया। धमाक! महाकपी ने अपनी भुजाएं लहराईं और अपने क्रूर पंजों को प्रभावशाली ढंग से घुमाया, जो पलक झपकते ही शियाया के सामने आ गया और तुरंत उसे मारा, जिससे वह उड़ गया। खांसी! शियाया को पहले से ही उसी उजागर घायल जगह पर मारा गया था और अचानक एक उभरी हुई गहरी गुफा के शीर्ष पर जा गिरा। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल था, फिर भी उसकी नजर अभी भी महान वानर पर टिकी हुई थी और वह अपने दिल में सोच रहा था कि कैसे जवाबी हमला किया जाए। हा, मुझे इतनी आसानी से हराना कोई आसान बात नहीं है। शियाया ने जोर से हंसते हुए मुंह से खून की खांसी निकाली। वह जीलिंग की पूंछ को काटने की योजना के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसके पास जाना आसान काम नहीं था। अध्याय 9 नीली दुनिया। अनुवादक DM। ज़ू। शियाया और महावानर दूर से एक दूसरे को देख रहे थे। हल्की हवा बह रही थी, रेत का तूफान घूम रहा था और सूखी शाखाएं और मुरझाए हुए पत्ते हवा में हवा की तरह बेफिक्र होकर नाच रहे थे। अचानक से वह सहलाने वाली हवा तूफानी हवा में बदल गई और खामोश युद्ध के मैदान से गुजर गई, जो ऐसा लग रहा था मानो प्रलय आ गया हो और एक ऐसे डरावने माहौल में लिपटा हुआ था जो लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। शियाया ने ध्यान से दूर तक देखा, उसकी चमकीली आंखों में एक ऐसी ठंडक थी जो किसी को भी डर का एहसास करा सकती थी, जबकि उसका दिमाग तेज गति से घूम रहा था। वह महान वानर के करीब पहुंचने के किसी भी संभावित अवसर की तलाश में था। उसने चुपके से अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा को जुटाया, ताकि जब भी मौका मिले उसे भुनाया जा सके और एक भयंकर जवाबी हमला किया जा सके। जिजी! एक तूफानी विस्फोट, जैसे पहाड़ टूट रहे हों और समुद्र की लहरें उठ रही हों, उसके माथे के काले बाल लहरा रहे थे। कचा! विस्फोट से एक पेड़ का पत्ता टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया और हल्की सी आवाज हुई। जियाया ने अचानक कार्रवाई की। वह तूफान की तरह तेजी से आगे बढ़ा और बिजली की तरह तेज था। एक पल में उसने ग्रेट ऐप पर एक भयंकर हमला किया। उसकी धुंधली छवियां हर जगह देखी जा सकती थी। एक पल के लिए मुट्ठियों और पैरों की तेज आवाजें गूंजती रहीं और एक धुंधली छाया ने बिना रुके हमला किया, जैसे बादलों के बीच से हवा बह रही हो। गर्जन! महाकपी ने पीड़ादायक किंतु उससे भी अधिक क्रोधपूर्ण दहाड़ लगाई, जबकि अंधाधुंध हमलावर ऊर्जा एक बार फिर फैलने लगी। महावानर के पागल हमलों के सामने शियाया का रंग बदल गया। हालांकि कुछ ही समय बाद उसने खुद को खुश किया और तेजी से घूमते हुए अपने पैरों के तलवों से एक तेज हवा पैदा की, जिसने उसके छोटे शरीर को उठा लिया और अचानक उसे आसमान में ऊपर की ओर उछाल दिया। उसके कानों में तेज आवाजें गूंजने लगीं। अरे! शियाया हवा में ही रुक गया। उसके दोनों हाथों की उंगलियां अलग होकर पंजों में बदल गईं और फिर धीरे धीरे उन्हें अपनी छाती के बराबर कर दिया। अगले ही पल उसके हाथों के बीच एक चमकदार, आकर्षक नीली रोशनी चमकी और फिर और भी ज्यादा चमकीली हो गई, बिल्कुल अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ की तरह, जोश और जीवन शक्ति से भरपूर। उसकी हथेलियों में दबाव बढ़ता जा रहा था, जबकि धधकती ऊर्जा बार बार संकुचित और संकुचित हो रही थी। इस समय नीली रोशनी अचानक बदल गई और पीली सफेद हो गई। चमकदार सफेद प्रकाश बड़ा और बड़ा होता गया तथा अधिक चमकीला होता गया, जैसे कि नवजात सूर्य उच्च तापमान और उच्च ऊर्जा प्राप्त कर रहा हो। कामेहामेहा! धीरे से चिल्लाते हुए जियाया ने अपनी हथेलियों को आगे बढ़ाया और चमकदार सफेद ऊर्जा गेंद तुरंत हवा के घर्षण से तेज विस्फोट की आवाज करते हुए एक तीर की तरह सीधे बाहर निकल गई। खतरे को आते देख महाकपी ने फुफकारते हुए खुद को ऊपर उठाया और दहाड़ते हुए अपने गले से रक्तलाल ऊर्जा तरंग का एक बड़ा गोला बाहर निकाला। गड़गड़ाहट! दोनों ऊर्जाएं हवा में ही आपस में टकरा गईं। इसके तुरंत बाद एक ऐसा विस्फोट हुआ जो दुनिया को हिलाकर रख देने वाला था। शियाया का कामेहामेहा उसके शरीर की लगभग सारी ऊर्जा से संघनित हो गया था। लेकिन महावानर की ऊर्जा तरंग की धारा भी अत्यंत भयावह थी। इसलिए दोनों पक्षों की ऊर्जा टक्कर ने एक भयानक दृश्य उत्पन्न किया, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी हिंसक और शक्तिशाली तरीके से अलग हो रहे हों। आकाश टुकड़ों में फट गया और एक गोलाकार निर्वात क्षेत्र बन गया, जो एक दर्पण के समान था जो टुकड़ों में बिखर गया था। एक अवसर विस्फोट से उत्पन्न भ्रम का लाभ उठाते हुए जियाया ने महान वानर की पूंछ पर झपट्टा मारने का अवसर पकड़ा। उसके हाथों में एक बहुत पतली चाकू की धार जम गई और जल्द ही वह महाकपी की पूंछ काटने में सक्षम हो गया। लेकिन इस समय अचानक उसकी नजर में एक काली परछाई उभरी, जिससे उसके सिर पर ठंडक महसूस हुई। यह अप्रत्याशित रूप से ग्रेट एप की हथेली थी। बुरा, स्थिति को खराब होते देख जियाया छूटने के लिए संघर्ष करना चाहती थी, लेकिन महावानर की युद्ध शक्ति उसकी तुलना में बहुत अधिक थी और गति भी बहुत तेज थी। शियाया द्वारा स्थिति बदलने का इंतजार किए बिना एक बड़े भूरे पंजे ने एक बड़े चिमटे की तरह उसके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। ओह! महावानर ने एक पल के लिए अपने सामने खड़े शियाया को देखा और मुस्कुराया। उसकी रक्तलाल पुतलियां पागल रक्त पिपासा से चमक उठीं, जबकि उसने उसे सख्ती से पकड़ लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। धमाका! धरती फटने से जमीन में एक छेद हो गया
और शियाया का पूरा शरीर चट्टान की परत के बीच में धंस गया। उसने अपने मुंह से खून की एक बूंद थूकी, जबकि एक तेज दर्द उसकी आत्मा में गहराई तक घुस गया और उसके मस्तिष्क पर लगातार हमला किया, जिससे वह लगभग बेहोश हो गया। अभी तो कम से कम कई हड्डियां टूट गई होंगी। वह बड़ी मुश्किल से रेंगकर चट्टानों के अंदर से बाहर निकला। उसका चेहरा दर्द से कुछ विकृत हो गया था। 900 युद्ध शक्ति बनाम 9000 युद्ध शक्ति, 10 गुना अंतर एक बहुत बड़ी खाई की तरह था जो उन दोनों के बीच था। अगर जीलिंग ने सिर्फ एक महान वानर में तब्दील होने के बाद अपनी समझदारी खो दी होती और एक राक्षस नहीं जो सिर्फ विनाश जानता है और फिर भी 10 गुना असमानता के साथ जिसे जियाया संभाल नहीं सकती। जब उसका शरीर गंभीर रूप से घायल हो तो उसकी बात ही छोड़िए। जब बारिश होती है तो वह बहुत तेज होती है। जब शियाया का शरीर बुरी तरह से घायल हो गया तो महावानर फिर से हमला करने के लिए उसके पीछे पीछे आ रहा था। उसे अपना पंजा ऊपर उठाते हुए देखा गया ताकि वह उसे बलपूर्वक रौंद सके। अगर उसे रौंदा गया तो वह बिना किसी जीवित अवसर के मर जाएगा। लेकिन जियाया के लिए चकमा देने में पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। उसका मजबूत और बड़ा पैर और भी ज्यादा खिंचता जा रहा था और जल्द ही वह यहां अपनी जान गंवाने वाला था। उस महत्वपूर्ण क्षण में कुछ अजीब हुआ। जियाया की दोनों पुतलियां नीली चमक से चमक उठीं, एक सूक्ष्म प्रकाश ने उसके शरीर को ढक लिया और एक पल में उसकी आंखों में प्रतिबिंबित सब कुछ एक नीले दृश्य में बदल गया। और अजीब बात यह थी कि उसके आसपास की हर चीज ठहर गई, पूरी तरह से निश्चल। इस नीली दुनिया में गिरे हुए पत्ते, रेत का तूफान और यहां तक कि महक भी ठहर गए हैं। क्या चल रहा है? इससे पहले कि शियाया इस पर विचार कर पाता, उसके शरीर के अंदर की ऊर्जा तेजी से खत्म होने लगती है और जल्द ही यह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। उस पल में उसके दिमाग में अनगिनत विचार कौंध गए। शियाया को एहसास हुआ कि वह एक पल भी और देरी नहीं कर सकता। उसे लग रहा है कि जब उसके शरीर के अंदर की ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो जाएगी तो यह नीले रंग की दुनिया भी ढह जाएगी। स्विश! जियाया अपने घावों और दर्द की परवाह किए बिना आगे बढ़ने के लिए दौड़ा और तेजी से महान वानर के पीछे चला गया। उस समय ब्लू वर्ल्ड भी अंततः टिक नहीं पाया और बिखर गया और सब कुछ फिर से समय रुकने से पहले की तरह दिखने लगा। केवल शियाया का अवसर पहले से ही यहां था। शिलिंग, तुम बस इंतजार करो, जब तुम जागोगे तो मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। उसने अपनी बची हुई आखिरी ताकत से एक बहुत पतली की ब्लेड बनाई जो सिकाड़ा के पंख की तरह पतली थी और हवा में एक सुंदर चाप बनाती थी। प्लॉप! बड़ी पूंछ जमीन पर गिरी और रेत की एक मोटी परत ऊपर उठ गई। वो! महान वानर ने एक करुण दहाड़ लगाई। उसका शरीर धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और एक पल में जीलिंग की शक्ल में आ गया। जमीन पर पेट के बल लेटा बच्चा खर्राटे की आवाज निकाल रहा था। ओह! आखिरकार यह खत्म हो गया। जियाया थकावट से लकवाग्रस्त होकर जमीन पर गिर पड़ी और एक बड़ा घूंट निगल लिया। उसे लगता है कि आज उसके साथ कोई अप्रत्याशित विपत्ति घटी है। ऐसी घटना इतनी अच्छी रात में क्यों घटी? सेल्मा ग्रह पर अचानक पूर्णिमा दिखाई दी, जिसकी रात का समय केवल 3 घंटे का होता है, और संयोग से उसने और जीलिंग ने इसे 1 साल से भी ज्यादा समय में पहली बार देखा। यह बहुत बेकार है क्योंकि यहां कोई हीलिंग केबिन नहीं है। इस चोट के कारण मैं कई महीनों तक बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा। शियाया ने कड़वाहट से मुस्कुराया। उसके शरीर से आ रहे दर्द से उसे पता चल गया कि उसकी कम से कम 6 से 7 हड्डियां टूटी होंगी। जीलिंग ने उसे जोर से पकड़ लिया था और जमीन पर पटक दिया था, जिससे अंदरूनी चोट लग गई थी। थोड़ा सा हिलने से भी उसके शरीर पर घाव हो जाते थे। यदि उसका शरीर मजबूत न होता और उसकी जगह कोई और आ जाता तो उसकी आत्मा पाताल लोक चली जाती। कुछ क्षण पहले की खतरनाक हरकत के बारे में सोचते हुए जियाया की नसें तनावग्रस्त हो गईं जब उसने अपनी पीठ के पीछे गीले और कटे हुए हिस्से को महसूस किया। लेकिन आखिर में वह नीले रंग की दुनिया क्या थी? उस पल ऐसा लगा जैसे सब कुछ ठहर गया हो। क्या इसका उस समय की चीज से कोई संबंध हो सकता है? संकट के बाद शियाया आखिरकार उस अजीब घटना के बारे में ध्यान से सोच सकती है। उस पल ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। अगर संकट के दौरान नीली दुनिया अचानक प्रकट नहीं होती और उस ठहराव को नहीं लाती, तो शायद मैं पहले ही मर चुकी होती और यहां नहीं खड़ी होती। जब वह नीली दुनिया दिखाई दी तो मेरे शरीर के अंदर की ऊर्जा तेजी से कम होने लगी थी और नीली दुनिया के ढहने तक लगभग 2 सेकंड से भी कम समय बीता था। शियाया को यकीन था कि यह एक तरह की टेम्पोरल सुपर पावर है, ठीक किन्यू फोर्स 1 के गुल्डो की तरह, जो समय को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता पर भरोसा कर सकता है। लेकिन मुझमें ऐसी क्षमता क्यों है? उसके और साइयान के बीच एकमात्र अंतर यह है कि वह एक ट्रांसमिग्रेटर है और ट्रांसमिग्रेशन से पहले वह बहुत लंबे समय तक एक अंधेरे और धुंधले अजीब स्थान में रहा। क्या यह उस अंधेरे स्थान की वजह से है? शियाया ने धीरे से कहा। अभी तक भी वह यह पता नहीं लगा पाया था कि वह स्थान वास्तव में क्या था और मैं वहां क्यों आया था। इसे भूल जाओ। यह टेम्पोरल क्षमता मेरे लिए तुरुप का पत्ता हो सकती है क्योंकि मैंने इसे नियंत्रित करना सीख लिया है। और चूंकि मेरे पास यह टेम्पोरल क्षमता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने अभी तक अपनी अन्य क्षमताओं की खोज नहीं की है? जब मेरे पास खाली समय होगा तो मुझे वास्तव में कोशिश करनी चाहिए। जियाया का मूड अचानक आरामदायक हो गया, जैसे कोई व्यक्ति घुटन के बाद फिर से ताजी हवा में सांस ले रहा हो।
इस समय कुछ ही दूरी पर सो रही जीलिंग हवा में ठंड से जाग उठी, अपनी आंखें मली और ऊपर चढ़ गई। अचानक वह अपने आसपास के माहौल को देखकर दंग रह गई, जो पूरी तरह से उजाड़ और चट्टान के खंडहरों से अटा पड़ा था। अध्याय 10 उपचार। अनुवादक डीएम। शर्तों में परिवर्तन। समय संबंधी लौकिक, अंतरिक्ष संबंधी स्थानिक। जीलिंग को अचानक होश आ गया। जियाया का पूरा शरीर घायल और लकवाग्रस्त होकर दरारों से भरी जमीन पर गिरा हुआ देखकर वह घबराकर चिल्लाई और दौड़कर आई। भैया, क्या हुआ तुम्हें? किसने तुम्हें ऐसे पीटा? जीलिंग को बेचैनी हो रही थी। वह जियाया के शरीर को छूना चाहती थी, लेकिन उसे चोट लगने का डर भी था। दोनों हाथों को समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या करें। अरे शांत हो जाओ, मैं ठीक हूं। जीलिंग, तुम पहले मुझे गुफा में वापस जाने में मदद करो। उसका चिंतित चेहरा देखकर जियाया के दिल में गर्मी महसूस हुई, इसलिए उसने एक हाथ से उसकी बाह को हल्के से थपथपाया। जीलिंग ने उसे बोलते हुए सुना और आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और फिर सावधानीपूर्वक उसे उठने के लिए सहारा दिया और धीरे धीरे अपनी आवासीय गुफा की ओर बढ़ गया। अपनी पिछली निवास घाटी में वापस लौटते हुए अभी यह विनाश से पहचान से परे बदल गया था। वन और पुल गायब हो गए हैं। गिरे हुए पत्थर जमीन पर टूट गए थे, जिससे वे धंस गए थे और जमीन पर सभी दिशाओं में दरारें फैल गई थीं, जैसे कि बाढ़ के ड्रैगन एक दूसरे को चीरते हुए एक चक्र में उलझे हुए हों। गुफा के प्रवेश द्वार के सामने यह चट्टानों के ढहे हुए टुकड़ों से अवरुद्ध था, इसलिए जीलिंग से उन्हें हटाने के लिए कहा। जियाया ने अंदर प्रवेश किया और अंदर की स्थिति का निरीक्षण किया। उसे यह देखकर खुशी हुई कि हालांकि अंदर कुछ कुचले हुए चट्टानों के टुकड़े बिखरे हुए थे, लेकिन जिस जगह पर अंतरिक्ष यान रखे गए थे वहां ढहने का कोई निशान नहीं था। दोनों गोलाकार अंतरिक्षयानों की स्थिति का निरीक्षण करने पर पता चला कि सब कुछ सामान्य रूप से काम कर रहा था, जिससे शियाया पूरी तरह से निश्चिंत हो गई। सौभाग्य से अंतरिक्ष यान को कुछ नहीं हुआ, अन्यथा हम यहां से नहीं जा पाते। उस पल उसे गहराई से समझ में आया कि अंतरिक्ष यान न होने से उसे पीछे रहना पड़ सकता है। वह अपने दिल में मूल काम के सोन गोकू की इंस्टेंट ट्रांसमिशन क्षमता एक से ईर्ष्या करने से खुद को नहीं रोक सका। अगर वह इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल कर सकता है तो भविष्य में कोई भी जगह उसे रोक नहीं पाएगी। आखिरकार ड्रैगन बॉल वर्ल्ड बहुत बड़ा है। मिल्की वे का उत्तरी क्षेत्र, जिसका प्रभार नॉर्थ काइडो के पास है, पहले से ही इतना बड़ा है। इसके बाहर अभी भी मिल्की वे सिस्टम है और अन्य बड़ी आकाशगंगाएं भी हैं। यदि वह परिवहन के साधन के रूप में केवल अंतरिक्ष यान का उपयोग करता है तो यात्रा में लगने वाला समय अधिकांशतः उसे बाधित करेगा। अब मेरे पास एक महाशक्ति है जो एक प्रकार की लौकिक क्षमता लगती है। समय और स्थान अक्सर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर मुझे अपनी महाशक्तियां तब मिली जब मैं देहांतरण करता हूं, तो क्या मेरे शरीर में अभी भी किसी तरह की छिपी हुई स्थानिक क्षमता हो सकती है? खैर, मुझे वास्तव में इसके बारे में आगे शोध करने की आवश्यकता है। अगर मैं इसे प्राप्त कर सकता हूं तो यह अच्छा होगा। शियाया ने अपनी कल्पना को उड़ान भरने देते हुए दो गोलाकार अंतरिक्ष यान देखे। युद्ध से पहले उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर में अभी भी कई अज्ञात रहस्य छिपे हैं, इसलिए इसके लिए उसे शोध करने की आवश्यकता है। फिर भी उसने यह क्षमता हासिल करने की योजना बनाई है। भले ही अंत में वह स्थानिक क्षमता को समझ न पाए, फिर भी वह भविष्य में इसे सीखने के लिए यार्दरत जाने का इरादा रखता है। जिलिंग, तुम जाकर कुछ घास और फल ढूंढो, फिर मुझे कुछ समय के लिए ठीक से आराम करने की जरूरत है। शिलिंग ने उसकी बात सुनी और आज्ञाकारी रूप से घास और फल ढूंढने के लिए तैयार हो गया। यह सब करने के बाद शियाया ने चट्टान के सहारे झुककर खुद को संभाला। जीलिंग आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, भाई, आखिर क्या हुआ? हमारा रहने का स्थान ऐसा क्यों हो गया और किसने तुम्हें इस तरह पीटा? रास्ते में ही उसके पास ढेर सारे सवाल थे, लेकिन चूंकि वह शियाया की देखभाल कर रही थी, इसलिए उसने अब तक कुछ नहीं पूछा था। हालांकि आखिरकार वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह समझ नहीं पा रही थी कि एक ही रात में घने जंगल में ऐसा क्यों लग रहा था जैसे हिंसक हमले और अचानक विस्फोट हो गए हों। सब कुछ नष्ट हो गया था और केवल एक अंतहीन बिगड़ता हुआ दृश्य रह गया था। आखिर में भाई को बुरी तरह घायल करके किसने मारा? क्या सेल्मा ग्रह पर अभी भी कोई अज्ञात विशेषज्ञ छिपा है? जीलिंग के सवाल के जवाब में जियाया सिर्फ मुस्कुराने की कोशिश कर सका और अपना सिर हिला दिया। सब कुछ तुम्हारे द्वारा किया गया है, जियाया ने अपने दिल में बड़बड़ाया। केवल वह निश्चित रूप से इस तरह सीधे बात नहीं कर सकता था। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद जियाया अभी भी उसे इसके बारे में सच्चाई बताने के लिए तैयार थी। उसे यह बताना बुरा विचार नहीं हो सकता है, ताकि वह भविष्य में इसके लिए तैयार हो सके, क्योंकि आज जैसी बात बिल्कुल भी दोबारा नहीं हो सकती। जहां तक मुख्य अपराधी की बात है तो वह वास्तव में पूर्णिमा है, शियाया ने थोड़ा सा कहा। उसने मुंह में फल भरकर कहा। जीलिंग ने संदेह भरी आंखों से अपना सिर झुकाया। इसका पूर्णिमा से क्या संबंध है? हम साई लोगों में जन्मजात परिवर्तन की क्षमता होती है। जब तक हम पूर्ण चंद्रमा और उसकी परावर्तित रोशनी देखते हैं, यह उनकी कोशिकाओं को उत्तेजित करेगा और बदलाव से गुजरेगा, जिससे वे एक महान वानर में बदल जाएंगे। महान वानर मोड़ उनकी सामान्य युद्ध शक्ति को 10 गुना बढ़ा देगा। जीलिंग की आंखें बड़ी हो गईं, जबकि उसके छोटे से मुंह से एक अतिशयोक्तिपूर्ण चीख निकली। क्या साई लोग अजेय नहीं हो जाएंगे यदि उनके पास इस तरह की क्षमता हो?
शियाया ने अपना सिर हिलाया। यह इतना सरल कैसे हो सकता है, और यह कहना भी मुश्किल है कि महावानर में परिवर्तन के बाद उनकी युद्ध शक्ति कितनी अधिक हो सकती है। और इसमें एक कमजोरी भी है जो कि अधिकांश साई लोगों पर प्रतिबंध है। कौन सी कमजोरी? साई एक लड़ाकू जाति है, लेकिन उच्चस्तरीय योद्धाओं और मध्यम स्तरीय योद्धाओं के एक छोटे से हिस्से को छोड़कर अन्य साई में छिपी प्रतिभा बहुत अधिक नहीं है। इसलिए एक महान वानर में तब्दील होने के बाद उनके अंदर की आदिम जंगली प्रकृति को नियंत्रित करना मुश्किल होगा, जिससे वे तर्कसंगता खो देंगे। और दुर्भाग्य से आज पूर्णिमा का दिन था। भाई के कठोर चेहरे को देखकर जीलिंग को तुरंत एक संभावना सूझी और उसने अपना मुंह ढकते हुए एक अविश्वसनीय भाव से पूछा, तो भाई, क्या मैंने एक महान वानर में रूपांतरित होने के बाद आपको घायल कर दिया? 9370 बैटल पावर ने मुझे थका दिया। जियाया को सिर हिलाते देख वह रोने से खुद को रोक नहीं सकी। वो भाई, मुझे खेद है, जीलिंग बुरा है। शियाया ने बच्चे के काले चमकदार बालों को सहलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और सांत्वना भरे लहजे में कहा, ठीक है, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। तुम देखो, मैं ठीक हूं। और मैंने तुम्हारी पूंछ भी काट दी थी। जब तक तुम्हारी पूंछ नहीं होगी तब तक तुम पूर्णिमा को भी देखोगे तो भी तुम्हारा रूपांतरण नहीं होगा। सच में तुम मुझे दोष नहीं देते? जीलिंग ने सावधानी से पूछा। बिल्कुल, क्योंकि तुम मेरी प्यारी छोटी बहन हो। शियाया ने धीमी आवाज में सांत्वना देते हुए कहा, वैसे भी भले ही सयान की पूंछ उन्हें एक महान वानर में बदलने और सामान्य युद्ध शक्ति से 10 गुना अधिक प्राप्त करने में मदद कर सकती है, लेकिन एक औसत सयान के लिए यह एक अत्यंत अस्थिर तत्व है। अगर बाद में आपको मौका मिले तो आपको इससे हमेशा के लिए छुटकारा पा लेना चाहिए। जीलिंग ने जोर से अपना सिर हिलाया। हालांकि उसे यह अफसोस की बात लगी क्योंकि भाई ने ऐसा कहा था, लेकिन यह कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगले कुछ महीनों तक मुझे पूरी तरह से स्वस्थ होना होगा, इसलिए मिशन तुम्हें सौंप दिया जाएगा। हालांकि तुम्हें सावधान रहना होगा। भले ही सेल्मा ग्रह पर कोई भी ऐसा जीव न हो जो तुम्हें डरा सके, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा क्योंकि इस दुनिया में साई जैसे कई जीवन रूप मौजूद हैं जिनमें परिवर्तन करने की क्षमता है। इस प्रकार के जीवन रूपों की सामान्य युद्ध शक्ति इतनी अधिक नहीं होती है, लेकिन परिवर्तन के बाद वे बहुत दुर्जेय हो जाएंगे, जियाया ने गंभीर नजर से कहा। ब्रह्मांड में कई ऐसी जातियां हैं जिनके पास परिवर्तन क्षमताएं हैं। विभिन्न कारणों से ये जातियां अपनी सामान्य युद्ध शक्ति को दबा देती हैं और जब तक उन्हें वास्तव में कोई खतरा नहीं मिलता तब तक वे भयंकर हमले के साथ बाहर निकलती हैं, जैसे कि फ्रिजा और उसका अधीनस्थ ज़बंतीन। और विशेष रूप से फ्रिजा के पास 3 परिवर्तन क्षमताएं 4 हैं, जो एक ऐसा अस्तित्व है जो किसी को भी आतंकित कर देता है। सेल्मा ग्रह जो शुरू में एक निम्न स्तर का ग्रह था, अब अपने स्तर से आगे निकल चुका है। शियाया को चिंता थी कि इस ग्रह में अभी भी कुछ अज्ञात चीज छिपी हो सकती है। ठीक है, शांत रहो, जीलिंग सावधान रहेगा। जीलिंग ने अपना सीना फुला लिया और आत्मविश्वास से भरे हुए मिशन को स्वीकार कर लिया। जियाया ने अपना सिर हिलाया और आराम से खाते हुए एक फल उठा लिया। जीलिंग की वर्तमान युद्ध शक्ति इस ग्रह पर पहले से ही चरम पर थी। जब तक वह थोड़ा सावधान रहेगी तब तक कोई गंभीर समस्या नहीं होगी। अगले समय में जियाया को शांत होना होगा और धीरे धीरे ठीक होना होगा, और साथ ही साथ युद्ध के सारांश को ठीक से पूरा करने के लिए इस समय का लाभ उठाना होगा।